क्या हो अगर पाकिस्तान अपनी यूथ का पोटेंशियल इस्तेमाल करे और अपनी जोग्राफिकल जो ब्लेसिंग्स हैं पाकिस्तान के पास उनको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान एग्रीकल्चर, पाकिस्तान इंडस्ट्री और पाकिस्तान एजुकेशन में इतना आउट परफॉर्म कर जाए अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को कि पाकिस्तान वो जो साउथ एशिया का टाइगर का एक ड्रीम देख रहा है वो कंप्लीट हो जाए। आया ये सब पॉसिबल भी है पाकिस्तान के लिए? और अगर ये पॉसिबल है तो पाकिस्तान अभी तक इस ड्रीम को फुलफ़िल क्यों नहीं कर पाया? वो कौन से ट्रेंड्स हैं, वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनसे पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तान की एजुकेशन, पाकिस्तान की सोसाइटी दो चार है और उनके होते हुए पाकिस्तान अपने इस साउथ एशिया के टाइगर होने का जो ड्रीम है उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहा। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई एम वेलकमिंग यू इन द टॉपिक 2 ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स सीरीज़। ये सीरीज़ का एक डेमो लेक्चर आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस डेमो को रिकॉर्ड करने का पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि आई एम अबाउट टू स्टार्ट पाकिस्तान अफेयर्स एज अ सब्जेक्ट। अब जब मैं पूरा सब्जेक्ट के तौर पे इसको स्टार्ट करने लगा हूँ तो मेरा ये हक बनता है, मेरा ये एक राइट है कि मैं आपसे पहले पूछूं कि आया आपको ये चीज़ पसंद भी आ रही है कि नहीं। सो आज का ये जो कंप्लीट लेक्चर है आप इसको ऐसे देखिएगा जिस तरह यू आर इवेल्युएटिंग द वे आई टीच, you are evaluating the way I am presenting you this data, you are evaluating the content, so be my evaluator, be my judge at the moment। और आपने क्या करना है, इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट वॉच करना है। ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, उसकी भी फिक्र नहीं करनी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक जो मैं आपको समझाने लगा हूँ। इस डेमो के लिए जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है दैट इज़ योर टॉपिक 2, और टॉपिक 2 है लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान। इस टॉपिक में ना सिर्फ आपको पाकिस्तान की ज्योग्राफी बल्कि पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान में मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और एजुकेशन को पढ़ने का मौका मिलेगा। ना सिर्फ मौका मिलेगा बल्कि आपको पाकिस्तान के स्पेशल, इन जितने भी हमने कंपोनेंट्स देखे, इनका स्पेशल रेफरेंस, इनके क्या पिछले कुछ सालों में कैरेक्टरिस्टिक्स देखे गए, क्या ट्रेंड्स इसमें हमें देखने को मिले, और वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स का ये जो परसिस्टेंट प्रॉब्लम्स हैं इनका क्या सोल्यूशन हो सकता है। इस पूरे टॉपिक में हमें ये सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे एग्जामिनर की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, उसने आपको सबसे पहले, ये टॉपिक 2 है पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस का, एग्जामिनर की उस अप्रोच को चेक कीजिए कि अगर एक स्टूडेंट को पाकिस्तान की ज्योग्राफी, पाकिस्तान की सोसाइटी, उसके नेचुरल रिसोर्सेज, फिर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर डिटेल में पढ़ा दिए जाएं तो वो स्टूडेंट आने वाले जितने भी सब्सिक्वेंट टॉपिक्स हैं उनको बड़े अच्छे से कर सकता है, और ये मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। तो अगर इस टॉपिक को हम इसका आगाज़ करें, इसकी शुरुआत करें, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ज्योग्राफी क्या होती है। ज्योग्राफी होती है स्टडी ऑफ अर्थ, क्या फिज़िकल फीचर्स, जो अर्थ है उसके क्लाइमेट्स, इकोसिस्टम्स, और कैसे उस सर्टन एरिया है उसमें मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन फैक्टर शेप करते हैं उस एरिया की, उस एरिया को कैसे वो शेप करते हैं, और वो जो एरिया है फिर वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। ये सब का सब ज्योग्राफी में आता है। इमेजिन करते हैं आपके माइंड में, मैं सिर्फ वर्ड बताऊंगा, एक लफ्ज़ में बोलूँगा और आपका माइंड खुद वो इंटरप्रिटेशन करने लगेगा। अफ्रीका, आपके माइंड में क्या आया? मैं कहता हूँ जी अरब के सहरा, तो एकदम क्या हो रहा है, विजुअली आपके माइंड में कुछ इमेजेस आ रही हैं। तो अगर आपका माइंड वो विजुअल इमेजेस को प्रोसेस कर पा रहा है, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ जियोग्राफी। सहरा है तो ऊँट का कॉन्सेप्ट, वो रेत का कॉन्सेप्ट, पानी की कमी का कॉन्सेप्ट, ठीक है जी, वहाँ के लोगों की जो लिमिटेड एक्टिविटीज़ हैं। अफ्रीका का नाम लिया तो आपका वो भूख प्यास, ठीक है जी, रिसोर्सेज का कम होना, इन्फ्लेशन का ज़्यादा होना, ठीक है जी, ये सब आपके माइंड में कर रहा है। यूरोप आपके माइंड में एकदम विजुअल इमेजरी बन रही है। सो ये कॉन्सेप्ट, ये पावर किसकी होती है? ज्योग्राफी की होती है। और अगर हम पाकिस्तान की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना चाहें तो पाकिस्तान इज़ इन साउथ एशिया and serves as a bridge between Middle East, Central Asia and South Asia। and let's understand with the help of a map कि आया किस तरह ये दिखाई देता है पाकिस्तान। तो जी पाकिस्तान कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। इसके टू द लेफ्ट क्या है? आपका मिडिल ईस्ट, ये सारे का सारा मिडिल ईस्टर्न रीजन ये पड़ा हुआ है। साउथ ईस्ट एशिया पाकिस्तान का ये पड़ा हुआ है। नॉर्दर्न एशिया ये पड़ा हुआ है।
टू इट्स दिस साइड यूरोप पड़ा हुआ है, और आपके मिडिल ईस्ट के साथ ये पीछे अफ्रीका है। और अगर यहाँ इधर देखा जाए इन द नॉर्थ ईस्ट साउदर्न रीजन, तो यहाँ पे इंडियन ओशन, आपका अरेबियन सी, ये भी पाया जाता है। सो इमेजिन अ कंट्री जो इस लोकेलिटी पे एग्जिस्ट करती है, इस एक ब्यूटिफुली चोजन मतलब गॉड गिफ्टेड लोकेलिटी पे एग्जिस्ट करती है। और ये क्या है जी, ये हमारी कंट्री पाकिस्तान है। इट शेयर्स बॉर्डर विद आर 4 कंट्रीज, ठीक है जी, डेफिनेटली वी ऑल नो, इंडिया टू द ईस्ट, अफगानिस्तान एंड ईरान टू द वेस्ट, एंड चाइना टू द नॉर्थ। दस टू द साउथ इट हैज़ कोस्ट लाइन अलॉन्ग द अरेबियन सी। अब ये MCQs के कॉन्टेक्स्ट में एग्जामिनर आपसे जो वन पेपर टेस्ट देते हो, 12वें 13वें 14वें स्केल के जो इस लेवल के टेस्ट होते हैं, वहाँ पे आपसे इस तरह के MCQs पूछे जाते हैं। अगर थोड़ा सा आगे चलें तो द कंट्री स्पैन्स एट एन एरिया अप्रॉक्सीमेटली 881,913 स्क्वायर किलोमीटर। पहले तो ये 9 लाख कुछ इस तरह हुआ करता, 7,97,000 कुछ इस तरह का वैल्यू हुआ करता था इसका। लेकिन अब क्या है, आफ्टर द फाटा मर्जर क्या हुआ है, इस एरिया को इसको इंक्रीज कर दिया गया है, मेकिंग पाकिस्तान द 33rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में, एरिया के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या है, 33rd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। लेकिन यहीं पे अगर मैं आपको कहूँ कि पॉपुलेशन के हिसाब से हम 5th लार्जेस्ट हैं, तो ये कितनी मुश्किल सी बात है कि एरिया के हिसाब से 33rd और पॉपुलेशन के हिसाब से 5th। तो एरिया जो हमारे पास है आया, उस एरिया को यूज़ करके हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन की वो जो नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये भी हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। तो माउंटेन की रेंजेस हैं जो पाकिस्तान में, द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न रीजन पाकिस्तान का, यहाँ पे आप ये चेक कीजिए, पाकिस्तान का ये सारा रीजन, पाकिस्तान का ये सारा रीजन, ये क्या है, इट इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, ठीक है जी। आर होम टू सम ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन्स, जैसे कि कराकोरम रेंज, जहाँ पे K2 जो कि दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, वो भी लोकेटेड है। अगर प्लान्स एंड प्लेटूज़ की बात की जाए तो इंडस रिवर का बेसिन जो डोमिनेट करता है सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, अगर मैप में देखा जाए तो वो ये सारे का सारा ये रीजन है जो क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन आपकी जोग्राफी का कंपोनेंट है एज अ ब्लेसिंग। क्या है, क्योंकि ये फर्टाइल लैंड है जो कि एग्रीकल्चर में पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करता है। द बलोचिस्तान प्लेटो लाइज इन द वेस्ट, कैरेक्टराइज बाय एरिड एंड रगड टेरेन, ठीक है जी। पाकिस्तान जो है इस टाइम पे आप उसमें माउंटेन्स भी देख रहे हैं, प्लान्स एंड प्लेटूज भी देख रहे हैं, ना सिर्फ ये बल्कि आपके डेजर्ट्स, आपकी कोस्टल लाइन पाकिस्तान की। और इस सारी डिवीजन के बावजूद पाकिस्तान के जो क्लाइमेट जोन्स हैं वो, और इन सारे डिफरेंट जो लोकेलिटीज़ हैं, आपके माउंटेन्स, आपके डेजर्ट्स, आपके एरिड लैंड, ठीक है जी, आपकी फर्टाइल लैंड, उसमें मिनरल्स का होना, नेचुरल रिसोर्सेज का होना, ये एक और प्लस पॉइंट है पाकिस्तान की ज्योग्राफी के लिए। अब इसी कोस्टल एरिया जो पाकिस्तान का है, वाई इज़ इट फेमस, वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेटिजिक लोकेशन आपकी गवादर पोर्ट की है। और इमेजिन कीजिए दिस मैप कि पाकिस्तान का गवादर यहाँ कहीं लाया कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे पहुँचना हो, यहाँ से गुजर के यहाँ जाना हो, या यहाँ से किसी दूसरी तरफ ट्रैवल करना हो, तो आया पाकिस्तान का ये जो स्ट्रेटिजिक पॉइंट है पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को अनलॉक कर सकता है। क्या वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्यों अनलॉक नहीं हो रही, क्या वो प्रॉब्लम्स हैं, आने वाले लेक्चर पूरे इसके ऊपर हैं, आने वाली ये जो वीडियो है पूरी इसके ऊपर भी है। तो आगे अगर चलें हम, तो अब देखते हैं कि रीजंस व्हाई पाकिस्तान इज़ अनएबल टू यूटिलाइज द पोटेंशियल ऑफ इट्स ज्योग्राफी। अगर पाकिस्तान की ज्योग्राफी इतनी ही बेस्ट है, अगर पाकिस्तान को इतना ही एक ज्योग्राफिकली ब्लेस्ड कंट्री कहा गया है, तो वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान अपने उस पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहला है जी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रीजनल इंस्टेबिलिटी। ongoing tensions with India first, Afghanistan and Iran hinder trade and development। जो पाकिस्तान का मैप आपको दिखाया गया था, यहाँ पे जो कंट्री है, यहाँ पे जो कंट्री है, यहाँ पे जो कंट्री एग्जिस्ट कर रही है, तीनों के साथ तो मसाइल हैं पाकिस्तान के। कैसे पाकिस्तान अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करेगा, मुश्किल है। सिक्योरिटी कंसर्न्स लिमिट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड रीजनल कोऑपरेशन। अब जब इन्हीं कंट्रीज़ के साथ, इंडिया के साथ ही हमारे मसाइल हैं, अफ़गानिस्तान के, यहाँ से आपको प्रॉक्सी वॉर्स खेली जा रही हैं, यहाँ से टेररिज्म जो है पाकिस्तान में जो है इंस्टिल की जा रही होती है, तो पाकिस्तान में कोई बाहर से बंदा आके क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा। ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, लोकेशन बड़ी आइडियल है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है पाकिस्तान की, जिसकी वजह से इंडिया अफ़गानिस्तान जिसके रिस्पॉन्सिबल है, और इसकी वजह से पाकिस्तान अपनी ज्योग्राफी को यूज़ नहीं कर पा रहा। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी इज़ द सेकेंड रीज़न। इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन नेटवर्क रिस्ट्रिक्ट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को।
यहाँ से लाहौर से निकल के आप किसी पंजाब के किसी एरिया में चले जाओ, आपका 4G 3G में कन्वर्ट होगा। वहीं पंजाब से सिंध में चले जाओ, 3G 2G में कन्वर्ट हो जाएगा। और शायद सिंध में इंटीरियर सिंध चले जाओ तो शायद जी का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाए। ये तो पाकिस्तान की हालत है। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कम्युनिकेशन का वो भी वीक है, और जो ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क्स हैं, रोड एंड रेलवेज़, वो सारे भी इतने वेल डेवलप नहीं हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ अच्छी जियोग्राफी के होते हुए भी सही नहीं हो पा रही। डिफ़िकल्ट टेरेन्स हैं, माउंटेनस रीजन है, स्लो करता है इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट को। आपने नारान का गान में डेवलपमेंट करनी है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 महीने होंगे या मे बी 4 महीने होंगे जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए वो एरिया खुला रहता है। बाकी तो वहाँ पे क्या है, माउंटेनस रीजन है, वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, रोड्स नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही इतना बड़ा प्रॉब्लम है। डेवलप करना प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डेवलप नहीं हो पा रहा। तीसरा रीज़न जो हमें दिखाई देता है वो है रिसोर्सेज की मिसमैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इनसफिशिएंट यूज़ ऑफ इनफेक्टिव यूज़ ऑफ वाटर है। एग्रीकल्चर रिसोर्सेज जो हैं उसकी वजह से वीक होते जा रहे हैं, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर टोल जो है वो बढ़ता जा रहा है। एग्रीकल्चरल कंट्री है पाकिस्तान, एज वी ऑल नो। अगर तो इनएफिशिएंट यूज़ हुआ वाटर का, क्योंकि एग्रीकल्चर की जो लाइफ है, जो उसकी ज़िंदगी है, वो पानी से है। तो अगर वही ठीक नहीं है तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होगी, हैम्पर होगी। क्लाइमेट चेंज जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, ड्रॉट्स बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी क्या होती जा रही है, वो अफेक्ट होती जा रही है। चौथे रीज़न की बात की जाए तो जब आपकी इकॉनमी बेहतर नहीं है, आपकी एफिशिएंट रिसोर्सेज की मैनेजमेंट नहीं है, तो उस कंट्री में आपको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और गवर्नेंस के इशू देखने को मिलेंगे। तो फ्रीक्वेंट पॉलिसी के शिफ्ट्स एंड लैक ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये हिंडर करता है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को। एक पर्सन जो भी प्राइम मिनिस्टर है वो आके क्या करता है, कोई पॉलिसी रिफॉर्म करता है, सेकंड पर्सन आके क्या कर रहा है जी, उसको ख़त्म कर देता है। क्यों? क्योंकि वो उस पार्टी का नाम नहीं यूज़ कर रहा, या वो उस पार्टी के अगेंस्ट जो पार्टी थी वो आपकी अपोजिशन का मेंबर था। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और उसके बाद गवर्नेंस के जो इश्यूज़ हैं ये मिल के क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हिंडर कर रहे हैं। एंड ड्यू टू दीज रीजंस पाकिस्तान इज़ अनएबल टू यूटिलाइज द पोटेंशियल जो इसकी ज्योग्राफी में है। अगर तो कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और गवर्नेंस के इश्यूज़ के बाद भी कोई माइका लाल ऐसा ऑफिसर जन्म लेता है जो पाकिस्तान को बेहतर करना चाहता है, तो करप्शन और ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज जो हैं इकोनॉमिक पोटेंशियल को फर्दर रिड्यूस कर देती हैं। कोई ऐसा पर्सन पाकिस्तान की धरती पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता जो करप्शन ना करे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि परसेप्शन आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान जो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 135/X जो भी इसका नंबर है वहाँ तक रैंक कर चुका है। यानी पाकिस्तान के ये 5 मेजर रीजंस। द फर्स्ट वन इज़ कि जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रीजनल इंस्टेबिलिटी। द सेकेंड वन इज़ पाकिस्तान का जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है और कनेक्टिविटी और रिसोर्स की मिसमैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और गवर्नेंस के इश्यूज़, और डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सेक्टर्स। ये 5 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी इस बेहतरीन ज्योग्राफी के होते हुए भी पोटेंशियल जो है वो अनलॉक नहीं कर पा रहा। अच्छा, अब हम उन पोटेंशियल रिस्क और उन पोटेंशियल बेनिफिट्स की बात करेंगे जो पाकिस्तान को उसकी ज्योग्राफी की वजह से मिलते हैं। वो कौन से फ़ायदे हैं जो पाकिस्तान उठा सकता है, और वो कौन से रिस्क हैं जो पाकिस्तान के पल्ले पड़ते हैं ड्यू टू इट्स ज्योग्राफी। आज हम अभी उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो एस्पेक्ट है स्ट्रेटिजिक लोकेशन का। तो पाकिस्तान की प्रॉक्सिमिटी टू साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड द मिडल ईस्ट, ये इनेबल करती है पाकिस्तान को ट्रेड एंड कनेक्टिविटी की तरफ। ये कहती है कि भाई अगर तुम सेंट्रल एशिया नहीं तो साउथ एशिया, साउथ एशिया नहीं तो मिडिल ईस्ट, कहीं तो कनेक्टिविटी बनाओ, कहीं पे तो ट्रेड अपनी इनिशिएट करो। ये जो बेनिफिट है पाकिस्तान को उसकी ज्योग्राफी की वजह से मिल रहा है। ये ना सिर्फ ज्योग्राफी की वजह से ये, बल्कि गेटवे फॉर चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सी पैक भी पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ उसकी ज्योग्राफी की वजह से मिला है। देयर इज़ नथिंग एल्स। कोई वो फ्रेंडशिप का कॉन्सेप्ट इस टाइम पे आप अपने माइंड में ना लाए, सिर्फ ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करें। और वही आपकी ज्योग्राफी जो पाकिस्तान को कुछ बेनिफिट दे रही है, वहीं पे कुछ रिस्क भी वो प्रोवाइड करती है कि वल्नरेबल टू जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन नेबरिंग रीजन इंडिया, अफगानिस्तान एंड ईरान। अब ना चाहते हुए भी अफगानिस्तान में तालिबान की जो गवर्नमेंट है
उसका पाकिस्तान के ऊपर नेगेटिव असर पड़ रहा है। मोदी ना चाहते हुए भी पाकिस्तान का दुश्मन बना हुआ है। क्यों? क्योंकि नेबर है, ज्योग्राफी की वजह से ये दुश्मन हमारा दुश्मन है और ये दोस्त नहीं बन सकता। और सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एंड रीजनल इंस्टेबिलिटी, अफगानिस्तान इंस्टेबल होगा तो पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। इसकी हिस्ट्री में हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देख ली हैं। पाकिस्तान में रेफ्यूजीज़ का जो इन्फ्लक्स है उसका जिक्र किया जाए, पाकिस्तान में टेररिज्म का राइज, पाकिस्तान में एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का आना, पाकिस्तान का फैक्शन में डिवाइड हो जाना, ठीक है जी, ये सब का सब क्या था? हमारी रीजनल इंस्टेबिलिटी का नतीजा था। ये हम हिस्ट्री में अफगानिस्तान पाकिस्तान का रिलेशन जो है उसको देख के इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, तो पाकिस्तान इज़ रिच इन मिनरल लाइक कोल, सॉल्ट एंड जेमस्टोन्स को यूज़ करके पाकिस्तान अपनी जो इर्द लोकेलिटी है यार उसका सेंट्रल हब बन सकता है। ज्वेलरी का ही सेंटर अगर पाकिस्तान बन जाए तो कितना बड़ा पोटेंशियल अनलॉक हो सकता है पाकिस्तान के लिए। लार्ज एग्रीकल्चर प्लान्स हैं फेड बाय द इंडस रिवर सिस्टम, फ्री ऑफ कॉस्ट पानी पाकिस्तान के दरियाओं में बह रहा है और वही पाकिस्तान का एग्रीकल्चर पोटेंशियल को 10x बढ़ा सकता है अगर हम क्या करें, ऊपर जो हमने रीजंस पढ़े उनको अगर हम क्या कर दें, ओवरकम कर दें। और इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से क्या रिस्क देखने को मिल सकते हैं? ओवर रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर लीड्स टू वल्नरेबिलिटी ड्यूरिंग वाटर शॉर्टेजेस। पाकिस्तान सिंस नेचुरल, आपको यहाँ पे पढ़ाया कि इंडस रिवर सिस्टम बह रहा है, उसकी वजह से पाकिस्तान अब क्या करता जा रहा है, ओवरली रिलाई करता जा रहा है। उसकी रिलायंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है एग्रीकल्चर के ऊपर। उसके साथ साथ पाकिस्तान में रिसोर्सेज की मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से पाकिस्तान अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एज अ रिस्क देखे तो भाई ये पाकिस्तान के वो रिस्क बन रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो पाकिस्तान की माउंटेन रेंजेस नेचुरल डिफेंस प्रोवाइड करती हैं। नॉर्दर्न हिमालयस एंड कराकोरम जो है वो पाकिस्तान का नेचुरल डिफेंस है। कौन दुश्मन होगा जो पहाड़ों पे चढ़ के आके पाकिस्तान पे अटैक करेगा? नहीं करेंगे। आपने देखना है कि ये पाकिस्तान को फ़ायदा दे रहे हैं और वहीं से क्या हो रहा है, पाकिस्तान के लिए कुछ रिस्क भी आ रहे हैं। प्रोन टू लैंडस्लाइड्स एंड अर्थक्वेक्स इन माउंटेनस रीजन एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस ईयर्स, ठीक है जी। डिफिकल्टीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जैसे हमने ऊपर पढ़ा वो कौन से प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान को ज्योग्राफी का पोटेंशियल यूज़ करने से रोक रहे हैं, तो उसमें ये आपके माउंटेनस रेंजेस जो हैं ये क्या कर रही हैं, बहुत नेगेटिव भी बट उसके साथ साथ क्या पॉजिटिव रोल भी अदा कर रही हैं। रिवर सिस्टम्स, इंडस रिवर सपोर्ट्स एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, जो कि पाकिस्तान की लाइफ है। पोटेंशियल फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, यही आपका पानी जो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की जान है, यही पाकिस्तान के लिए हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी क्या कर सकता है, हाइड्रो प्रोजेक्ट के जो हाइड्रो पावर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी अनलॉक कर रहा है। लेकिन वल्नरेबल टू फ्लडिंग ड्यूरिंग मानसून्स, ये भी पाकिस्तान ने 2022 के कॉन्टेक्स्ट में देखा जहाँ पे $30 बिलियन का पाकिस्तान को एक फ्लड की वजह से नुकसान हुआ, विच इज़ अराउंड 10%, 9% ऑफ जीडीपी, पूरे जीडीपी को 9% का हिट मिला था इसी रिवर सिस्टम की वजह से। एंड वाटर डिस्प्यूट्स विद नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, और ना सिर्फ वाटर डिस्प्यूट विद इंडिया बल्कि प्रोविंसेस का आपस में भी एक टाकरा लगा रहता है इसी रिवर सिस्टम को लेके, जो कि पाकिस्तान अफेयर्स का आगे टॉपिक भी है कंप्लीट। कोस्टल एक्सेस टू अरेबियन सी सपोर्ट्स ट्रेड एंड नेवल स्ट्रेटजीज, आपका अरेबियन सी का जो पाकिस्तान को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिला है, जो पाकिस्तान के मैप में ये जो सारा रीजन हमने देखा ये क्या है, ये कोस्टल है। पाकिस्तान इसको यूज़ करके क्या नहीं कर सकता। कुछ कंट्रीज़ दुनिया में ऐसी भी एग्जिस्ट करती हैं जिसको हम लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं, उनको कहीं किसी भी कोने से, ना नॉर्थ ना ईस्ट ना साउथ ना वेस्ट, कहीं से भी वो कनेक्ट नहीं करती किसी भी वाटर रिसोर्स के साथ, किसी भी वाटर बॉडी के साथ वो कनेक्ट नहीं कर रही। लेकिन पाकिस्तान के पास ये भी ब्लेसिंग है ड्यू टू इट्स जियोग्राफी। और गवादर पोर्ट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी रखता है जैसा कि हमने ऊपर देखा। लेकिन यही वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, सुनामीज एंड राइजिंग सी लेवल ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान को क्लाइमेट का ख़तरा है। और यही जो कोस्टल एरिया है जो पाकिस्तान का कनेक्ट करता है अरेबियन सी के साथ, यही पाकिस्तान के लिए क्या बन जाएगा, एक नया थ्रेट बन जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन हमें मिलता है डाइवर्स क्लाइमेट, जो कि पाकिस्तान में वैरायटी ऑफ क्रॉप्स एंड बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान का नॉर्दर्न रीजन जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से आने वाले जो आपके टूरिस्ट हैं उनके लिए क्या बन रहा है, अट्रैक्शन का एक स्पॉट बन रहा है। यही डाइवर्स क्लाइमेट क्या कर रहा है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, हीट वेव्स, फ्लड्स एंड ड्राउट्स की वजह में कन्वर्ट हो रहा है। यानी क्लाइमेट डाइवर्स है तो आपका एक रीजन क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पहले
जहाँ पे गर्मी पड़ती थी अब बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जहाँ पे सर्दी पड़ रही थी अब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। तो यही पाकिस्तान का जो जियोग्राफी है पाकिस्तान की, उसके लिए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी दिखा रही है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, ये भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। नेबरिंग कंट्रीज़ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान के साथ, कल्चरल हिस्ट्रीज़ भी हैं उनके साथ, और उनके साथ ही बॉर्डर के कॉन्फ्लिक्ट्स, सिक्योरिटी के इश्यूज़ पाकिस्तान को क्या कर रहे हैं, रिस्क प्रोवाइड कर रहे हैं। और जियो पोलिटिकल इन्फ्लुएंस, ability to act as a mediator in regional conflicts। आज अगर अफगानिस्तान का ईरान का कोई फड्डा हो जाता है, उसमें पाकिस्तान क्या कर सकता है, एज अ मीडिएटर रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज उसका नेबर है। और यही क्या करता है, रिस्क ऑफ बिकमिंग अ बैटल ग्राउंड फॉर ग्रेट पावर कंपटीशन। एक तरफ आपका यूएसए, दूसरी तरफ आपका चाइना पाकिस्तान को इसकी ज्योग्राफी की वजह से क्या कर रहे हैं, हर दफ़ा इस्तेमाल करने की कोशिश में होते हैं। चाइना हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, सीपैक, और पाकिस्तान जो यूएसए है उसने हमें वॉर ऑन टेरर में धकेला, उसने हमें जो अफगान वॉर इन 1979 लड़ी गई उसमें धकेला, एंड दिस वाज ओनली ड्यू टू द जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब यहाँ पे आके थोड़ा सा हम रुकते हैं, ठीक है जी। अब स्टेप बैक, एक स्टेप पीछे होते हैं। आपने ये देखा कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी, पाकिस्तान के माउंटेन्स, पाकिस्तान का रिवर सिस्टम, पाकिस्तान की कोस्टल लाइन, ये तो आपको इससे पहले भी पता था। लेकिन वो प्रॉब्लम्स जो एग्जामिनर आपको चाहता है कि आपको पता हो, जैसे कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी की वजह से बेनिफिट क्या हो सकते हैं, पाकिस्तान की ज्योग्राफी की वजह से पाकिस्तान के लिए क्या रिस्क अनलॉक हो सकते हैं, ऐसे कौन से रीजंस हैं जो पाकिस्तान को एज अ सोसाइटी, एज अ ज्योग्राफिकली वेल इक्विप्ड सोसाइटी ग्रो ही नहीं करने दे रहे। वो कौन से रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तान अपने पोटेंशियल को अनलॉक ही नहीं कर पा रहा। आपने क्या किया इस पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, अभी तक आपने ये वो पॉइंट सीख लिए। अब एग्जामिनर आपसे पूछे पाकिस्तान की ज्योग्राफी क्या है, नहीं वो नहीं पूछेगा। वो पूछेगा ज्योग्राफी को यूज़ करके पाकिस्तान अपने पोटेंशियल, अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकता है। नाउ यू नो पाकिस्तान के लिए ज्योग्राफी क्या रिस्क लेके आ रही है। नाउ यू नो पाकिस्तान की ज्योग्राफी का क्रिटिकल एनालिसिस करके मुझे बता दो क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, पाकिस्तान के लिए क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, यू नो आपको पता है। तो ये वो तरीका है जिससे मैं ये चाहता हूँ कि एक CSS एस्पायरेंट अपनी तैयारी शुरू करे। सो दिस डेमो लेक्चर, एज वी ऑल नो, दिस वन इज़ डेमो, और आप इसमें क्या कर रहे हैं, अभी जज कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू जज मी, यू आर टोटली अलाउड टू। नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज सोसाइटी, और पाकिस्तान की सोसाइटी को ज़रा गौर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो द सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन वैल्यूज़, culture, and institutions interacting with each other in an organized way to meet basic needs and maintain order। ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी कॉमन शेयर्ड वैल्यू हो। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑटोमेटिकली आपने दुरूद भेजा होगा, क्यों, कॉमन वैल्यू है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कल्चर है हमारा, ठीक है जी। और आपके पुलिस, FIA, ठप सलूट, किस लिए भाई, कॉमन हमारे इंस्टीट्यूशन है। और इफ़ वी आर इंटरेक्टिंग, जानी गले लग, ये आपने ये वो सारे क्या हैं वो एस्पेक्ट्स देखे हुए हैं, कॉमन वैल्यूज़, कल्चर, इंस्टीट्यूशन। और जब ये सारे के सारे क्या करें, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक दूसरे की ऑर्गेनाइज्ड वे में बेसिक नीड्स को क्या करें, फुलफ़िल करें और ऑर्डर को मेंटेन करें, तो वो जो एरिया है, वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है, उसको हम सोसाइटी कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आके आपको सोसाइटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि बेस्ड ऑन कॉमन वैल्यूज़, इंस्टीट्यूशन, कल्चर, इसको याद रखना है। आगे यही लेक्चर की क्या बन रहा है, बुनियाद बन रहा है। अब आते हैं पाकिस्तान की सोसाइटी के ऊपर। तो सबसे पहले पाकिस्तान की सोसाइटी में वो जो कॉमन वैल्यूज़ हैं, उसके साथ साथ क्या हो चुका है, पाकिस्तान अब रिलीजियसली डाइवर्स होता जा रहा है। इस्लाम इज़ अ डोमिनेटिंग रिलीजन, ठीक है जी, डोमिनेटेड हमारा रिलीजन है, विद मोस्ट पाकिस्तानीज बीइंग सुन्नी एंड शिया। तो पहला डिवाइड तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में हिंदूज, क्रिश्चियन, सिख्स, पारसीज, ठीक है जी, ये सारे के सारे आते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू अ मल्टी रिलीजियस सोसाइटी। अच्छा, तो अगर एक सोसाइटी है, हमने कहा उनकी तो कॉमन वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में तो हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख्स भी हैं। तो उसका मतलब हुआ पाकिस्तान का वो जो सोशल, वो जो सोसाइटल आपका वो जो एक क्लॉथ है, सोशल फैब्रिक जिसे कहा जाता है, उसमें थोड़ी बहुत अब क्या हो चुकी है, वैरायटी आ चुकी है। माइट भी ये पाकिस्तान के लिए आने वाले टाइम में बड़ा प्रॉब्लम बन जाए, हो सकता है।
प्लेसेस ऑफ वर्शिप फॉर डिफरेंट फेथ्स एग्जिस्ट अक्रॉस कंट्री रिफ्लेक्टिंग रिलीजियस प्लूरलिज्म। हाँ, ये आपके डिफरेंट जो हैं मंदिर हो गए, आपके आपके गुरुद्वारे हो गए, ये एग्जिस्ट करते हैं, जो कि अभी तक ये बता रहा है कि पाकिस्तान रिलीजियस प्लूरलिज्म को शो कर रहा है। इथनिक डाइवर्सिटीज़, हम सारे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान कहने पे आप सब ने जिंदाबाद कहा, तो जो डाइवर्सिटी है वो क्या है? वो है पंजाबियों की, पश्तून्स की, सिंधी, बलोच, मुहाजिर। एंड बाय द वे, अगर मैं कुछ कहना भूल गया हूँ, कोई और अभी वो करती है, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। स्मॉलर कम्युनिटीज़ लाइक हज़ारास, कलाश एंड सराइकीज़ ऐड टू पाकिस्तान डाइवर्सिटी। ये वही जो सोसाइटी को पाकिस्तान एज अ सोसाइटी देखा जाए तो उसमें डाइवर्सिटी को लेके आ रहे हैं, लेकिन डाइवर्सिटी जो है वो यूनिटी को कमज़ोर कर सकती है। माइट भी आने वाले टाइम में ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बन जाए। ethnic diversity influences language, customs, religious regional identity, leading to unique traditions across the province। और ये क्या है, हर कल्चर हर प्रोविंस का दूसरे के से डिफरेंट है। पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या पता पाकिस्तान के लिए ख़तरा बना दें ये आने वाला टाइम। कल्चरल डाइवर्सिटी, पाकिस्तान हैज़ अ रिच कल्चरल हेरिटेज विद डाइवर्स ट्रेडिशन, फेस्टिवल, आर्ट्स एंड cuisines। ईच रीजन उसकी अपनी लैंग्वेज है, क्लॉथिंग है, कस्टम है, ठीक है जी। और पाकिस्तान इन्फ्लुएंस क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम साउथ एशिया, पर्शियन, सेंट्रल एशिया, इस्लामिक ट्रेडिशन पाकिस्तान के कल्चर को क्या करते हैं? शेप करते हैं। सोशल क्लास का भी कॉन्सेप्ट पाकिस्तान की सोसाइटी में पाया जाता है। एक हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसपे एलीट क्लास टॉप पे रहती है, ठीक है जी। ये पाकिस्तान की टॉप पे एलीट क्लास आई, ठीक है जी। एक मेजर पोर्शन पाकिस्तान का जो है मिडिल क्लास पे कंसिस्ट करता है, और वर्किंग क्लास जिसमें लेबर, फार्मर्स, ठीक है जी, डेली वेजर्स ये आते हैं। ये क्या करते हैं? पाकिस्तान की सोसाइटी का एक सोशल स्ट्रक्चर बनाते हैं लाइक दिस। आपका ये क्या बन चुका है? एक पिरामिड बन चुका है, और ये क्या है? पाकिस्तान की सोशल क्लास का स्ट्रक्चर है। और फिर पाकिस्तान की लैंग्वेज उर्दू नेशनल है, इंग्लिश बिजनेस एंड गवर्नमेंटल लेवल पे बोली जाती है, उसके अलावा पंजाबी, सिंधी। ये ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मेजॉरिटी पोर्शन एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, इंडस्ट्रीज़ टेक्सटाइल की हैं, आईटी की भी पाई जा रही हैं। सर्विस सेक्टर जो है बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड एजुकेशन के, ये 3 सर्विसेज के जो सेक्टर्स हैं अब पाकिस्तान में एक्सपैंड कर रहे हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी पाकिस्तान का एक मसला है। तो पाकिस्तान एज अ सोसाइटी इस तरह की एक सोसाइटी है। ये तो हो गया पाकिस्तान के साथ आपका एक इंट्रोडक्शन। अब हम उन प्रॉब्लम्स का एनालिसिस करेंगे, उन प्रॉब्लम्स को देखने की कोशिश करेंगे जो पाकिस्तान की सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले जो ऊपर हमने डिस्कस किया कि भाई रिलीजन पाकिस्तान का डाइवर्स होता जा रहा है, वही रिलीजियस इंटॉलरेंस को जन्म देता है। सेक्टेरियन वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ एंड मिस यूज़ ऑफ ब्लास्फेमी लॉ पाकिस्तान में बहुत यूज़ किए जा रहे हैं। लेक ऑफ रिलीजियस हार्मनी एंड को एग्जिस्टेंस भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है जो पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक को कमज़ोर कर रहा है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि पाकिस्तान को एज अ सोसाइटी आप किस नज़र से देखते हैं? वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान को एज अ सोसाइटी ग्रो करने से रोक रहे हैं? ऊपर तो आपने पढ़ा वो कौन से फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान को अपना जियोग्राफिकल पोटेंशियल देखने से रोक रहे हैं। यहाँ पे आप पाकिस्तान के एज अ सोशल, एज अ सोसाइटी उन फैक्टर्स को देख रहे हो। तो रिलीजियस इंटॉलरेंस उसमें टॉप पे है। यहाँ पे आपका क्या रोल हो सकता है? रिसेंट जो डॉन न्यूज़पेपर, एक्सप्रेस ट्रिब्यून पढ़ के आप वो जो इवेंट्स हैं, जैसे मुझे एक याद पड़ रहा है श्रीलंका से, वो जो एक फैक्ट्री में एक मुलाजिम था जो मैनेजर था जिसको जला दिया गया था, ठीक है जी। वो एग्जांपल इस टाइम पे मेरी आंखों के सामने आ रही है, ठीक है जी। एसपी शेरबानो का किस्सा आपको याद आ रहा होगा। दैट इज़ प्राइम एग्जांपल ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस। ब्लास्फेमी के यूज़ का ब्लास्फेमी के लॉ का मिस यूज़ करना उसकी प्राइम एग्जांपल है। तो वो एस्पायरेंट जो क्या करेगा, इन एग्जांपल्स को कोट करेगा। ऑटोमेटिकली आप इस लेक्चर के बाद 70+ तो कम से कम लेंगे, जो कि मेरा आपसे एक प्रॉमिस है इंशाल्लाह, अगर आप वो सारी स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं। लेकिन एक ऐसा एस्पिरेंट जो क्या करता है, एग्जाम्पल्स को भी ऐड करता है और ग्राउंड लेवल की एग्जाम्पल्स को ऐड करता है। सो आपके एग्जामिनर को सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है वो ग्राउंड लेवल की एग्जाम्पल्स होती हैं। जेंडर इनइक्वालिटी पाकिस्तान का दूसरा सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। विमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इनहेरिटेंस राइट्स। ना इनहेरिटेंस देनी है, ना उनको जॉब देनी है। जॉब पे आना है तो हरास करना है, एजुकेशन लेने जाना है तो तंग करना है, 12वीं जमात से ऊपर पढ़ने नहीं देना। वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 50 और 51% जो हिस्सा है वो कहाँ जाए, वो क्या करे? ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
और वो वुमेन जो एम्प्लॉयमेंट वाली तरफ जा रही हैं, वो वुमेन जो एजुकेशन वाली तरफ जा रही हैं, ऑनर किलिंग के नाम पे मारी जा रही हैं। अगर ऑनर किलिंग नहीं है तो उनको इस तरह का एक वाहियात किस्म का हस्बैंड मिलता है जो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो रहा, ऑनर किलिंग नहीं हो रही, और वुमेन चाहती है, उसको सपोर्टिंग हस्बैंड मिल गया है, उसको इंकरेज कर रहा है, एंड शी वांट्स टू गो इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या शी वांट टू गो इन सोशल सर्विसेज, तो लो पॉलिटिकल एंड लो सोशल रिप्रेजेंटेशन एक और मसला है। और ये पाकिस्तान की सोसाइटी का, आपका, मेरा, हमारा प्रॉब्लम है। उसके बाद लो लिटरेसी पाकिस्तान के पल्ले पड़ती है एज अ सोसाइटी। लिटरेसी रेट इतना लो है, अराउंड 60% पे शायद, ठीक है जी, लिटरेसी रेट है, और 40% जो है पाकिस्तान का क्या है जी, इलिटरेसी का रेट है। एजुकेशनल डिस्पैरिटीज़ पाई जाती हैं रूरल और अर्बन। शहर में जाओ अलग एजुकेशन का सिस्टम, गांव में जाओ अलग सिस्टम, देहात में जाओ उससे अलग। शहर के लड़कों को देखो, उनकी एजुकेशन डिफरेंट, लड़कियों को देखो, उनकी एजुकेशन डिफरेंट। वही गाँव में आओ और डिवाइड पाया जा रहा होता है। जेंडर गैप है लिटरेसी में, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो ये पाकिस्तान की लिटरेसी का जो प्रॉब्लम है, ये भी एक सोसाइटल प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। सोसाइटी वाइज आप करप्ट हैं, सोसाइटी वाइज मैं करप्ट हूँ, सोसाइटी वाइज हम करप्ट हैं। वाइड स्प्रेड करप्शन, पॉलिटिकल, लॉ इन्फोर्समेंट एंड ब्यूरोक्रेसी, तीनों जो डिवीजन्स हैं, पॉलिटिक्स आपकी ऐसे समझें कि एग्जेक्टिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, तीनों के तीनों उसमें क्या पाई जाती है, करप्शन पाई जाती है। और नेपोटिज्म जो है वो क्या करती है, ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म करती है। और उसके बाद अगला प्रॉब्लम है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अगर तो एक बंदा पढ़ लिख गया, उसने, चलें ऐसे करते हैं, एक बंदा रिलीजियसली टॉलरेंट है, उसको रिलीजन तंग नहीं करता, एक बंदा जो वुमेन की भी रिस्पेक्ट करता है, और एक ऐसा बंदा जो पढ़ा लिखा होने के साथ साथ करप्ट भी नहीं है, तो उसके बाद भी क्या होगा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का जब वो शिकार होगा। क्योंकि आप जी, आपकी उम्र का, आपकी एज का कोई ऐसा भी पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है आपके साथ का, जो आपसे 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, मे बी 100,000 टाइम्स ज़्यादा अमीर है। तो वो जो वेल्थ का गैप है रिच एंड पुअर में, जो कि पाकिस्तान की सोसाइटी में हमने ऊपर पढ़ा कि डिफरेंट क्लासेस पाई जाती हैं, उसकी वजह से क्या हो रही है, इनकम इनक्वालिटी बढ़ती जा रही है। और जब इनकम इनक्वालिटी बढ़ रही है तो उसके साथ साथ आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी भी बढ़ रही है, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में क्या कर रही है, कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है अपना। और अगर ये सब का सब आप देखें, एक तरफ देखें कि रिलीजियस इंटॉलरेंस है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, ऑफिस जाएं, पॉलिटिकल किसी भी सरकारी ऑफिस जाएं, करप्शन है, तो वहाँ पे लोगों के माइंड में, बच्चों के माइंड में एक्सट्रीमिज्म एंड रेडिकलाइजेशन जन्म लेती है। रेडिकल आइडियोलॉजीज जल्दी से फैलती हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते जाते हैं लोग, और ये क्या करती है, नेशनल सिक्योरिटी को क्या करती है, हैम्पर करती है। जिसकी प्राइम एग्जांपल सानेहा डी चौक है, ठीक है जी। वहाँ पे एक्सट्रीमिज़म भी देखने को मिली, वहाँ पे रेडिकलाइजेशन भी देखने को मिली। लोग स्टेट के अगेंस्ट जा रहे थे या स्टेट लोगों के अगेंस्ट जा रही थी, वो अभी तक क्या है, अनसॉल्व एक मिस्ट्री समझें उसको। लेकिन दैट इज़ अ प्राइम एग्जांपल कि जब आप अपॉर्चुनिटीज़ ना दें यूथ को, जब आप उनको रिप्रेजेंटेशन ना दें, जब आप करप्शन करें, जब आप सोसाइटी को डिवाइड कर दें डिफरेंट हायरार्कीज़ में, तो रेडिकलाइजेशन जन्म लेती है। रेडिकलाइजेशन ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड लैक ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, ये क्या है, पाकिस्तान की सोसाइटी का छठा बड़ा प्रॉब्लम है। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसको जो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हैं वो क्वालिटी की नहीं मिल रही। रूरल में अलग हैं, आपकी अर्बन में अलग हैं। मेल न्यूट्रिशन, मैटरनल मोर्टेलिटी का रेट और इनएडिक्वेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या करता है, पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम को डिफ़ाइन करता है। तो पाकिस्तान एज अ सोसाइटी जो कि एक बड़ी खूबसूरत सोसाइटी थी, इसमें मल्टी कल्चरलिज्म था, मल्टी रिलीजियस हमें देखने को मिल रही थी, ठीक है जी, माइनॉरिटीज़ थी। उसके साथ साथ हमने ये देखा कि पाकिस्तान की सोसाइटी में जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, ठीक है जी, डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं। वो सब के सब इन 8 रीज़न जो आपके सामने मैंने रखे, रिलीजियस इंटॉलरेंस की वजह से, जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से, इनइक्वालिटी की वजह से जो आवाम लिटरेट नहीं हो पा रही, जो वो एजुकेशन की डिस्पैरिटी है, वो पाकिस्तान में जो इस टाइम पे परसिस्टेंट हाई करप्शन है, इनकम की जो इनइक्वालिटी है, उसकी वजह से जो रेडिकलाइजेशन एंड एक्सट्रीमिज़म जन्म लेती है, और वो जो पॉलिटिकली मुल्क को स्टेबल नहीं होने देती। और जब मुल्क स्टेबल नहीं होगा तो हेल्थ एंड एजुकेशन के सिस्टम जितने भी हैं वो सारे हैम्पर होंगे। तो ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की सोसाइटी में ये प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करते हैं। और अब हम देख रहे होंगे उन सोल्यूशंस को कि आया सिर्फ ये प्रॉब्लम ही एग्जिस्ट करते हैं या कोई सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। जहाँ पे पाकिस्तान की सोसाइटी में मसाइल एग्जिस्ट करते हैं, वहीं पे उनका हल, उनके सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करते हैं। वन बाय वन करके उन सोल्यूशंस को हम देखने की कोशिश करेंगे।
पहला जो सॉल्यूशन है, जब हमारे प्रॉब्लम रिलीजियस हैं तो रिलीजियस ही सॉल्यूशन होगा। हमें चाहिए कि हम प्रमोट करें रिलीजियस टॉलरेंस को। वो कैसे होगा? जब हम स्ट्रेंथन करेंगे इंटरफेथ हार्मनी प्रोग्राम्स को, कि भाई एक फेथ का दूसरे फेथ के दरमियान में जो हार्मनी है, उनके दरमियान में जो एक रब्त है, उनके दरमियान में जो एक सुकून है, वो जब तक कायम नहीं होता थ्रू डिफरेंट वेरियस प्रोग्राम्स, तब तक जो है आपका रिलीजियस टॉलरेंस नहीं आएगा। रिवाइजिंग लॉज दैट आर मिस यूज अगेंस्ट माइनॉरिटीज़, जैसे कि आपकी ब्लास्फेमी का लॉ। सबसे मुश्किल, सबसे क्रिटिकल जो पॉइंट है वो ये है कि इन लॉज को चेंज करना। इवन जब इनको चेंज करने की बात भी की जाती है तो हमें सोसाइटी में बैकलैश देखने को मिलता है। दैट इज़ वाई हर बंदा इससे बच रहा होता है। लेजिस्लेटिव ब्रांच हो, एग्जेक्टिव ब्रांच हो, जुडिशल ब्रांच हो, सारे के सारे इससे डर रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। इन्हेंसिंग एजुकेशन अबाउट रिलीजियस को एग्जिस्टेंस। तो अगर ये सब आप नहीं कर सकते, ना इंटरफेथ हार्मनी ला सकते हो, ना आप क्या कर सकते हो, उन लॉज को जो कि मिस यूज़ किए जाते हैं उनको चेंज कर सकते हो, एटलीस्ट आप ये कर दो कि यूथ को एजुकेट कर दो। यूथ जब एजुकेटेड होगी, एजुकेशन उनको पास होगी, तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस, रिलीजियस को एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट वो खुद डेवलप कर देंगे। और आहिस्ता आहिस्ता हम ये चीज़ें देख रहे हैं। मोरो ए के सलाहुद्दीन नाम का जो बंदा है, ठीक है, उसका यूट्यूब का चैनल, उस पर वो आजकल वो बंदा बहुत मज़े की एक डॉक्यूमेंट्री टाइप उसने एक सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें वो शिया वर्सेस सुन्नी, उसके अलावा कुछ जो हमारी वॉर्स गुजरी हैं, इस्लामिक वॉर्स, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेरे लिए अंडरस्टैंड करना। तो इस तरह का कंटेंट जब आता है, दिस इज़ बाय द वे हिज वे ऑफ एजुकेटिंग द यूथ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और जब प्रॉब्लम विमेन का है तो विमेन को क्या किया जाए, उनको एम्पावर किया जाए, तब जाके वो जो सोसाइटी का डिलेमा है, सोसाइटीज़ के टैबूज़ हैं, सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं, वो सॉल्व होंगे। इंश्योर किया जाए इक्वल एजुकेशन, एजुकेशनल एंड जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कर फॉर वुमेन। तालीम नहीं देनी, तालीम के साथ साथ इक्वल जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी है, तब जाके मामला हल होगा। इम्प्लीमेंट किए जाएं स्ट्रिक्ट लॉ अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। अगर वायलेंस है जिसका आपको पता है, तो उसके खिलाफ जो लॉज हैं वो जितने स्ट्रिक्ट होंगे, उतना ही वो जो परपिट्रेटर है, वो जो परफॉर्म करने वाला है इस जेंडर बेस्ड वायलेंस को, वो क्या करेगा, उनसे डरेगा। एंड दैट इज़ वाई उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो इंटेंसिटी है, वो कम होगी। एंड प्रमोट किया जाए वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स। एजुकेशन दी जाए, उसके साथ जॉब को इंश्योर किया जाए। इफ़ शी इज़ मैरिड, तो जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है उसका बहुत ख़ास ख्याल रखा जाए कि भाई उसके जो लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हों। उसके साथ साथ वेमेन को रिप्रेजेंट भी किया जाए पॉलिटिक्स में। और पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो एरा था, ठीक है जी, उसमें हमें ये चीज़ देखने को मिली कि भाई बहुत सारे ऐसे लॉज, बहुत सारी ऐसी लेजिस्लेशन हुई जो कि वेमेन के फेवर में थी। उसके साथ साथ इम्प्रूव किया जाए एजुकेशन को, तब पाकिस्तान की सोसाइटी के प्रॉब्लम हल हो सकते हैं। बजट एलोकेशन इंक्रीज़ करें, टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग को लेके आएँ, जिससे एम्प्लॉयमेंट के रेट्स बढ़ेंगे। और ड्रॉप आउट रेट्स जो स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उनको कम किया जाए। यूट्यूब व्लॉगर्स जो हैं उनको देख के स्कूल्स की तरफ से, एजुकेशन की तरफ से स्टूडेंट्स का दिल उठता जा रहा है। तो जब तक हम एजुकेशन की आउटकम्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे, कि एजुकेटेड पर्सन जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कल को एक सीएसपी बनते हो, तो पूरे गली मोहल्ले, पूरे आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए एक फ़ख्र का बायस होगा कि यार इस गली मोहल्ले, इस घर से एक बच्चा उठा और आज जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर लगा हुआ है। तो आपके लिए, उन बच्चों के लिए मिसाल बनना भी बड़ा ज़रूरी है। तो एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना भी पाकिस्तान की सोसाइटी का जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको हल कर सकता है। करप्शन से फ़ाइट किया जाए, जैसे कि आपकी नैब और एफआईए जो करप्शन फाइटिंग बॉडीज़ हैं, इनको स्ट्रेंथन किया जाए। ना सिर्फ ये लोकल लेवल करप्शन, बल्कि आपकी एलीट का जो करप्शन है, जो कि हमारे ब्यूरोक्रेटिक करप्शन है, हमारी जो लेजिस्लेटिव जुडिशल करप्शन है, उसको भी क्या किया जाए, इनकाउंटर किया जाए। ये कैसे पॉसिबल होगा, किस तरह मुमकिन है, जब आप डिजिटलाइजेशन ले आओगे गवर्नमेंट सर्विसेज में। ब्राइबरी, रिश्वत जो है वो पैसे में, कैश में डील की जाती है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रख सकता, ठीक है। अगर वही सारा सिस्टम डिजिटल हो जाए तो बहुत हद तक आपकी जो करप्शन है, और पाकिस्तान का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के ऊपर जो रेट है, वो जो रैंक है, वो भी कम हो जाएगा। और आपकी जितनी भी प्रोटेक्शन लॉज हैं, ठीक है जी, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन लॉ जिसे हम कहा जाता है, उसको क्या करना चाहिए कि इनकरेज किया जाए, उनको स्ट्रेंथन किया जाए। उसके साथ साथ एक और इशू ये भी है कि हमारी इकोनॉमिक इनक्वालिटी थी, उसको कैसे हल किया जाए।
प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लाई जाए जो कि क्या करे, वेल्थ गैप को रिड्यूस करे। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब है जितनी आप प्रोग्रेस करोगे, जितना आप ज़्यादा कमा रहे हो, उतना ज़्यादा टैक्स आप दोगे। ये नहीं होगा कि आपकी इनकम है 50K, ठीक है जी, आपके ऊपर भी वही टैक्स है, और अब जो 5000K कमा रहा है उसके ऊपर भी वही टैक्स है। इससे कभी भी सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं आ सकती। मोर जॉब की क्रिएशन के प्रोग्राम्स हों और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया जाए, जिससे क्या होगी, इनइक्वालिटी ख़त्म होकर इक्वालिटी आना शुरू हो जाएगी। एक्सट्रीमिज़म को कैसे ख़त्म किया जाए, टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजीज़ जो हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए। मदरसा एजुकेशन के ऊपर एक नज़र रखी जाए और उसमें रिफॉर्म लाए जाएँ, और कम्युनिटी इंगेजमेंट के जो प्रोग्राम हैं वो लाए जाएँ। कम्युनिटी इंगेजमेंट क्या होती है कि आप कम्युनिटी के इंगेज करते हो, आप सोसाइटी में आते हो। फॉर एग्जांपल स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी, आप उस सोसाइटी में हुए, वहाँ पे देखिए सबसे जो आपकी प्राइम हस्तियाँ हैं उनके पास आप गए और आप वहाँ पे बैठ के आपने उस कम्युनिटी को एड्रेस किया, आपने उस कम्युनिटी के जो आपके लीडर्स हैं उनको कहा, उनको समझाया, ताकि आप अपनी एरिया को क्या करें, अपने एरिया को स्ट्रेंथन करें, अपने एरिया में जो रेडिकलाइजेशन आ रही है उसको रोकें। और हर एरिया, हर सोसाइटी में जब ये ग्रेजुअली स्टेप होगा तो बॉटम अप अप्रोच इसको कहते हैं, बॉटम से आप स्टार्ट करें, करते 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 आप यानी टॉप पे पहुंच जाएंगे। तो बॉटम अप अप्रोच हम फॉलो कर सकते हैं, जिससे एक्सट्रीमिज़म और आपकी काउंटर टेररिज्म, पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म जो है उसका जो रेडिकलाइजेशन और आपकी ये एक्सट्रीमिज़म है ये ख़त्म हो सकती है। और डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस को स्ट्रेंथन किया जाए बाय इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जिसमें ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को प्रमोट किया जाए कंसेंसस बिल्डिंग के थ्रू, ठीक है जी, कंसेंसस आपका जो राय का इत्तेफाक करना, सबको एक पॉइंट पे लेके आना, उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगी, जब लोकल लेवल के ऊपर, ना सिर्फ फेडरल, फिर प्रोविंशियल, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर आपके तहसील के लेवल के ऊपर, फिर आपके विलेज के लेवल के ऊपर, जब तक आपकी लोकल लेवल की जो गवर्नेंस है वो इम्प्रूव नहीं होगी, तो वही बॉटम अप जो हमारा एक स्ट्रैटेजी है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होती तो सोसाइटी एज अ होल कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। तो ये हो गए जी 7, और लास्ट पे आपका हेल्थ केयर का वो जो कंपोनेंट है कि भाई हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड किया जाए, रूरल एरियाज़ में स्पेशली मोर डॉक्टर्स एंड नर्सेज को ट्रेन किया जाए, और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स ऑन हाइजीन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन को लाया जाए। ये सारे प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है इन प्रोग्राम में, कि जब तक आपकी पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, वो जितना एक्सपैंड कर दें हेल्थ केयर को, जैसे फॉर एग्जांपल पोलियो के एग्जांपल लें, शायद पूरी दुनिया में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शायद पूरी दुनिया में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क रह गया है जहाँ पे पोलियो स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। ड्यू टू व्हाट, किसकी वजह से? पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन नहीं है। आपको ये बताया जाता है कि ये यहूदियों की साजिश है, ये आपके बच्चों को कल को ये कर देगा, ये जो वैक्सीन है, तो जिसकी वजह से वो जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ के लोग हैं, स्पेशली हमारे बैकवर्ड एरियाज़ के जो लोग हैं, वो इस चीज़ को अभी भी वो क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो जब तक आपकी कंपेन्स नहीं होगी पब्लिक अवेयरनेस की, ना पब्लिक अवेयरनेस कंपेन की वजह से उनको अपने राइट का पता चल पाएगा, और ना ही उसके ख़िलाफ़ वो कभी भी वॉइस रेज कर पाएंगे। तो पब्लिक अवेयरनेस कंपेन्स जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। तो ये हो गए जी आपकी वो सोसाइटी, पाकिस्तान एज अ सोसाइटी के कुछ प्रॉब्लम्स और उनके कुछ सोल्यूशंस। नाउ व्हाट वी विल बी लुकिंग एट इज़ कि वो कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको पाकिस्तान की सोसाइटी यूज़ करे। अगर पाकिस्तान एज अ कंट्री उनको यूज़ करे तो हमारे लिए बहुत सारे सोल्यूशन निकल आ सकते हैं, बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। तो टॉप पे आता है आपका कोल, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर पावर जनरेशन एंड इंडस्ट्री, और ये क्या कर सकता है, माइनिंग सेक्टर में पावर आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है उसको भी बढ़ा सकता है। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के रीजन में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेचुरल गैस वाइटल फॉर डोमेस्टिक यूज़, इंडस्ट्रीज़, पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़। आपका जो बाहर से फॉसिल फ्यूल हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी जनरेट कर रहे होते हैं, आया वो हमारी एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होने वाली एनर्जी, केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली जो एनर्जी है, आया वो पाकिस्तान अपने ही उन टॉप 10 नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं ला सकता? ला सकता है पाकिस्तान। तो नेचुरल रिसोर्सेज सिंध, बलूचिस्तान, केपी में ये आपकी नेचुरल गैस के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। इसी तरह पेट्रोलियम है जो कि ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्री को इम्प्रूव करेगा। सफिशेंट और सिग्निफिकेंट रेवेन्यू फ्राम एक्सपोर्ट्स भी लेके
लेके आएगा। सेम पंजाब, बलूचिस्तान, केपी, चारों के चार सूबे इसके गवाही भी देते हैं। वाटर रिसोर्सेज जो कि एग्रीकल्चर के लिए बड़ा क्रिटिकल है, ठीक है जी। इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर जनरेशन क्या कर सकता है, ला सकता है। मिनरल सॉल्ट्स, जिप्सम एक्सेट्रा, ये की फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल यूज़ है। जिप्सम इज़ वाइटल फॉर सीमेंट प्रोडक्शन। पंजाब और केपी में ये भरा पड़ा है, और ना सिर्फ ये पाकिस्तान सेल्फ रिलाय हो सकता है, इसको खुद यूज़ कर सकता है, बल्कि ये एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। उसके बाद फर्टाइल लैंड, बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर एंड सपोर्टिंग मेजर क्रॉप्स, और क्रॉप्स को प्रोड्यूस करके पाकिस्तान एक्सपोर्ट की गेम को बहुत हाई कर सकता है। टिम्बर, आपकी लकड़ियाँ, फॉरेस्ट, ठीक है जी। मार्बल एंड ग्रेनाइट, ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में गोल्ड एंड कॉपर, जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसके ऊपर की जा सकती है। ज्वेलरी के तौर पे आप एज अ आर्टिफैक्ट के तौर पे इसको यूज़ करके पाकिस्तान जो है एक्सपोर्ट्स कर सकता है। विंड एंड सोलर एनर्जी से पाकिस्तान अपने एनर्जी के प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकता है। सो वो प्रॉब्लम जो पाकिस्तान की सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं उनको तो हमने देखा, उसके साथ हमने अब ये भी देखा कि पाकिस्तान के वो जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, ठीक है जी। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जितने भी हैं, इकॉनमी से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं, उनका भी सोल्यूशन पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहे हैं। बट लेकिन अब हम ये देखेंगे कि इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को कैसे एलिविएट कर सकता है, कैसे ख़त्म कर सकता है, कम कर सकता है। तो सबसे पहला हमने देखा वो जो टॉप 10 एनर्जी के रिसोर्सेज थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान उनको यूज़ करके अपनी एनर्जी प्रोडक्शन को क्या कर सकता है, इन्हेंस कर सकता है। कोल एंड नेचुरल गैस को यूज़ करके पाकिस्तान क्या करे, अपनी जितनी भी रीजनल आपके पाकिस्तान की डोमेस्टिक नीड्स हैं उसको पूरा कर सकता है। दिस विल रिड्यूस रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड ऑयल, ठीक है जी। डिक्रीज एनर्जी कॉस्ट एंड सपोर्ट लोकल इंडस्ट्रीज। इम्पोर्टेड फर्नेस ऑयल आप मंगा के एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, वो आना बंद हो जाएगा। उसके बाद जो एनर्जी की प्राइस है जो बढ़ती जा रही है पर यूनिट, वो कम हो जाएगी। जब बाहर का इंपोर्ट का बिल कम होगा पाकिस्तान का, जब डोमेस्टिक लेवल पे जो एनर्जी मिल रही है वो सस्ती होगी, तो लोग इंडस्ट्रीज़ वाली तरफ आएंगे, लोकल इंडस्ट्रीज़। आप भी शायद इंडस्ट्री कोई शुरू करो, कल को बैठ के मैं भी इस तरफ सोचूं, तो वो जो एक इफ़ेक्ट होगा, जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है कि यार सबसे पहले आपने गवर्नमेंट लेवल पे जो नुकसान हो रहा था, खसारा हो रहा था, डेफिसिट था, उसको कम किया। उसके बाद आपने अपनी जो डोमेस्टिक एनर्जी की प्राइस है उसको कम कर दिया। तो फिर आप देखोगे जो बॉटम पे आवाम है वो ऑटोमेटिकली अप आएगी, जिससे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान की इकॉनमी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगी। उसके ऊपर हमने सोसाइटी को देखा था। तो पाकिस्तान के जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो भी हल होना शुरू हो जाएंगे। और वो कैसे पॉसिबल है, जब पाकिस्तान अपने ही नेचुरल रिसोर्सेज जो पाकिस्तान के पास है उनको यूज़ करे। एंड दिस इज़ द प्राइम एग्जाम्पल। अगर यहाँ पे देखें कॉपर, यहाँ पे देखें जी आपकी फ्लोराइड, यूरेनियम, क्रोमाइट, आयरन, ये सब के सब पाकिस्तान के मैप में कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ये पूरा आपके पास एक मैप है। तो जब आप एग्ज़ाम में अपने ये विजुअल्स यूज़ करते हो तब एग्जामिनर बहुत इम्प्रेस होता है आपकी प्रेजेंटेशन से। एंड दिस इज़ हाउ यू स्कोर एक्स्ट्रा मार्क्स। आपके टाइम को मद्देनज़र रखते हुए ये विजुअल्स आपको डेफिनेटली पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ताकि आपका टाइम ये भी बचे। सो अगर थोड़ा सा आगे चलें, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को यूज़ करके पाकिस्तान क्या कर सकता है, अपनी इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को उसमें इन्वेस्ट करे, वाटर की कंजर्वेशन को बेहतर करे, ठीक है जी, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वाटर का जो वेस्ट है वो कम होगा, और कंसिस्टेंट यील्ड्स आएंगी हर साल, पहले से बेहतर यील्ड्स हमें देखने को मिलेंगी, जिसको एक्सपोर्ट करके हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और जिसको पाकिस्तान अपने डोमेस्टिक लेवल के ऊपर उसको स्प्रेड करके जो प्राइसेस हैं, जो इन्फ्लेशन हम देखने को मिल रही है, जो फूड प्राइसेस, कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ रही हैं, उनको कम किया जा सकता है, और डाइवर्सिफिकेशन ला सकता है पाकिस्तान क्रॉप्स में, जिससे क्या होगा, हमारे इंपोर्ट के जो बिल, जैसे कि $600 बिलियन, तो पाकिस्तानी मिलियन नॉट बिलियन, 600 मिलियन जो है, उससे क्या हो रहा है, पाकिस्तान सिर्फ इंपोर्ट कर रहा होता है टी, चाय। अगर पाकिस्तान क्या करे, वाटर रिसोर्स को बेहतर कर दे, क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन करे, और जब आप ये एग्जांपल्स देते हो, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, ग्राउंड लेवल की एग्जांपल आप जब दोगे, एग्जामिनर स्कोर आपको ज़्यादा देगा। एक्सपोर्ट करके किया जाए मिनरल्स को, जिससे क्या होगा, पाकिस्तान के लिए फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स बढ़ेंगे, और पाकिस्तान अब एज अ कंट्री इनकम जनरेट करेगा। डेवलपमेंट की जाए माइनिंग सेक्टर में, जिससे क्या होगा जी, पाकिस्तान एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स करेगा, और डोमेस्टिकली और एक्सपोर्ट के लेवल के ऊपर भी पाकिस्तान उससे बेनिफिट ले सकता है। टिम्बर एंड फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री जो है उसमें सस्टेनेबल प्रोडक्शन की जाए, इन्वेस्ट किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जिसका मतलब ये है कि लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करो, ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवेज, वो बेहतर होने चाहिए पाकिस्तान में, ठीक है जी। एफिशिएंट मूवमेंट होनी चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज की।
पाकिस्तान के पास सारा पोटेंशियल है, लेकिन अगर रास्ता ही नहीं है एक इलाके को दूसरे के साथ कनेक्ट करने का, तो कभी भी वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान को बेनिफिट नहीं दे सकते। तो लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करना चाहिए। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर मॉडर्नाइज एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान को चाहिए बनाए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन ही है पाकिस्तान में, जो उसका लॉस एनर्जी का, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट पे बिजली बन रही है, उसने बी पॉइंट पे जाना है और बी पे कोई घर है, ये आपका जनरेशन पॉइंट है, ये आपका कंज्यूमर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करते ही 15% ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी, वो जो बिजली है तारों के थ्रू ज़ाया हो जाती है आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। दुनिया में ये जो परसेंटेज है वो अराउंड 4% है, पाकिस्तान में वूपिंग 15% है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी की प्रोडक्शन क्या हो रही है, हैम्पर हो रही है, प्राइसेस आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ रही हैं। और टूरिज़्म का जो पोटेंशियल है, नेचुरल आपकी जो साइट्स हैं उनको प्रमोट करना और इको टूरिज़्म के कॉन्सेप्ट को लेके आने से पाकिस्तान क्या कर सकता है, अपने इकोनॉमी के जो क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसको क्या कर सकता है, वंस एंड फॉर ऑल क्या कर सकता है, एलिविएट कर सकता है। कोई फॉरेन हमने एड नहीं ली, कोई किसी किस्म का हमने फ़ंड नहीं लिया, किसी कंट्री के आगे हमने हाथ नहीं फैलाए। नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके और इन स्टेप्स को यूज़ करके पाकिस्तान ने क्या किया, अपने आप को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाल दिया। सो इससे पहले जो यही टॉपिक आपको लग रहा था कि यार दिस इज़ अजीब सा टॉपिक है, इसको कैसे शुरू करें, किस तरह लेके चलें, बट नाउ यू आर सीइंग कि आप एक प्रॉब्लम पढ़ते हो, उसके बारे में सोचते हो डिफरेंट एंगल से और उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो। एंड दिस इज़ व्हाट एग्जामिनर वांट्स यू टू डू। आप क्रिटिकल होके देखो एक चीज़ को, समझ आइए आपको, हाँ ये चीज़ है, पाकिस्तान एज अ सोसाइटी ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पाकिस्तान एज अ सोसाइटी ये उसके प्रॉब्लम्स हैं, एंड पाकिस्तान एज अ सोसाइटी ये उसके सोल्यूशन है। एग्जामिनर को यही तो चाहिए। वो कभी आपसे ये पूछेगा कि पाकिस्तान की सोसाइटी ग्रो नहीं कर रही, पाकिस्तान की नेशनल इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, आपको क्या लगता है क्या सोल्यूशन है? उठाएं पास पेपर्स, देखिए हमेशा आपसे वो सोल्यूशन मांग रहा होता है। व्हाट, वाई, हाउ, ये 3 वर्ड्स यूज़ करता है। क्रिटिकली एग्जामिन, डिफाइन, एक्सप्लेन, कमेंट, ये वाले आपके लिए वो जॉर्गन यूज़ करते हैं और आपसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगता है। एंड दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, हम यही तो कर रहे हैं। अब आता है वो तीसरा पार्ट इस लेक्चर का, वो तीसरी हेडिंग, पाकिस्तान एज एन एग्रीकल्चर कंट्री। और ये जो मैप है ये बहुत अच्छे से आपको विजुअली एक्सप्लेन कर रहा है कि फॉरेस्ट किस रीजन में यहाँ पे और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं, स्मॉल ट्री एंड ओपन श्रब्स ये यहाँ पे आपका ये रीजन पाया जा रहा है, ठीक है जी। डेजर्ट पाकिस्तान में और डेजर्ट वेजिटेशन जो है ये बहुत बड़ा एरिया जो है वो यहाँ पे ये कर रहा है, ठीक है जी। वीट कहाँ पे, राइस कहाँ पे, कॉटन कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, और ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे मैप की मदद से कि आपका पंजाब यानी वो 5 दरियाओं की धरती है और ये क्या कर रही है, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को सस्टेन कर रही है। तो अगर पाकिस्तान एज अ एग्रीकल्चर कंट्री हम पढ़ें तो पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री विद अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स इकॉनमी रिलाइन ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है जी। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वास्ट फर्टाइल लैंड्स हैं पंजाब एंड सिंध के रीजन में, विच सपोर्ट कल्टिवेशन ऑफ वेरियस क्रॉप्स, और क्रॉप्स ये हमारी हैं। ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है पॉपुलेशन के लिए जो कि रूरल एरियाज़ में एग्जिस्ट करती हैं। और कंट्री जो है लाइव स्टॉक्स को यूज़ करके प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मीट एंड अदर प्रोडक्ट्स भी लेके आती है, जो कि आप में डेली तौर पे डेली यूज में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को, एक्सपोर्ट को और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करता है, सस्टेन कर रहा है, उसको बनाए रखा हुआ है उसने। सो नाउ वी विल बी लुकिंग एट सम की फैक्ट्स रिलेटेड टू पाकिस्तान के एग्रीकल्चर। क्या फैक्ट्स हैं हमारे पास, क्या वो स्टैटिस्टिक्स हैं जो पेपर में भी यूज़ हो सकते हैं और आपके लिए भी बड़े यूज़फुल हो सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी क्या है एग्रीकल्चर, 24% ऑफ जीडीपी, यानी अगर एक पाकिस्तान आपका 100 रुपया कमा रहा है जिसमें से 24 रुपीज़ जो हैं वो एग्रीकल्चर जो है वो लेके आ रही है पाकिस्तान के लिए, ठीक है जी। और नियरली 40% ऑफ वर्कफोर्स को क्या कर रही है, एम्प्लॉयमेंट दे रही है। अगर पाकिस्तान में 100 बंदों की नौकरी है जिसमें से 40 बंदे जो हैं एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में इन हैं, लेकिन यही जो एग्रीकल्चर है 40% लोग जो हैं वो मिलके सिर्फ 24% ऑफ जीडीपी ला रहे हैं। ये एक आपके लिए स्टैटिस्टिकल डाटा हो गया जिसकी यूटिलाइजेशन हम आगे देखेंगे। मेजर क्रॉप्स वीट, राइस, कॉटन, शुगर कैन ये हैं। इंडस रिवर सिस्टम है, 80% ऑफ कंट्री की एग्रीकल्चर लैंड को जो है वो इरीगेट करता है। और राइस की प्रोडक्शन है, 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पाकिस्तान, ठीक है जी। उसके साथ साथ कॉटन की इंडस्ट्री है, लाइव स्टॉक, फिशरीज़, एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट्स, उसके साथ साथ एग्रीटेक की डेवलपमेंट पाकिस्तान में भी शुरू हो रही है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं हमारे, जिन फैक्टर्स को हमने देखना है, वो कुछ फैक्ट्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अब सवाल ये आता है कि अगर एक कंट्री जहाँ पे एग्रीकल्चर ही सब कुछ है,
40% ऑफ वर्कफोर्स जो है वो एम्प्लॉय हुई है, और उसके साथ 24% ऑफ जीडीपी वो ला रही है। तो एक स्टैट आपको बताया गया कि 40/24, ये 40 लोग मिल के 24 रुपये ला रहे हैं, यानी एक बंदा 1 रुपया भी सही से जनरेट नहीं कर पा रहा। सो नाउ वी विल लुकिंग एट वाई पाकिस्तान एग्रीकल्चर इज़ फेलिंग। सबसे पहला रीज़न वाटर की स्कैर्सिटी, डिक्लाइनिंग अवेलेबिलिटी, इनएफिशिएंट इरिगेशन एंड पुअर वाटर मैनेजमेंट। ये हैं जी आपके की वर्ड्स हैं जो आप अपने पास उठा के सेव करोगे, कल को ऐसे की आउटलाइन बनानी हो उसमें ये यूज़ होंगे। पाकिस्तान करंट अफेयर्स के ऊपर बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी हो, क्विकली थोड़े से टाइम में बैठ के सोचना हो क्या प्रॉब्लम्स हैं, डिक्लाइनिंग अवेलेबिलिटी, इनएफिशिएंट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इनएफिशिएंट इरीगेशन, ये वो वर्ड्स हैं जो आपको आने चाहिए। एक तरफ अल्फाज होते हैं पाकिस्तान इज़ नॉट प्रॉपरली यूटिलाइजिंग द वाटर रिसोर्सेज, और दूसरी तरफ है इनएफिशिएंट या पुअर वाटर मैनेजमेंट। तो पुअर वाटर मैनेजमेंट का वर्ड सुनने में भी अच्छा लगता है, लिखते वक्त आपका टाइम भी कम लेगा और एग्जामिनर को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। सॉइल डिग्रेडेशन है, क्लाइमेट चेंज है, आउटडेटेड टेक्निक्स हैं, और गवर्नेंस की जो क्वालिटी है वो पुअर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एग्रीकल्चर फेल कर रही है। एंड नाउ वी विल बी लुकिंग एट दोज प्रॉब्लम्स इन डिटेल। वाटर की स्कैर्सिटी है पाकिस्तान में, वाटर इज़ द Pakistan is a water stress country, and efficient and inefficient irrigation practice such as floods irrigation lead to water wastage। ठीक है जी, इरीगेशन की प्रैक्टिसेस जो हैं वो क्या कर रही हैं, कमज़ोर हैं, पानी ज़ाया हो रहा है। क्लाइमेट चेंज उसके ऊपर क्या है, एक और सोने पे सुहागा है। आउटडेटेड फार्मिंग की जो टेक्निक्स हैं वो भी पाकिस्तान में बहुत नेगेटिव रोल प्ले करती हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर को लॉस में रखने के लिए। तो मेनी फार्मर यूज स्टिल ट्रेडिशनल मेथड रिजल्टिंग इन लो प्रोडक्टिविटी एंड इनएफिशिएंसी। अगर आप गांव देहात से हैं, जब से आप पैदा हुए हैं, जब से आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, आपको वही एक ट्रैक्टर नज़र आ रहा होगा, हर 6 महीने बाद आके वो ज़मीन को वो जो भी उसने प्रोसेस करना होता है वो करके गंदम अनाज उगा के चला जाता है, और वही पुराना तरीका यूज़ करके वो क्या कर रहे हैं, वो काश्त भी कर रहे हैं। तो कोई पिछले 20 25 30 सालों में आपने कुछ चेंजेस नहीं देखी। लेक ऑफ मैकेनाइजेशन लिमिट्स द एबिलिटी टू स्केल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो स्केल इससे नहीं बढ़ सकेगा। आप अपने गांव के तौर पे, अपने देहात के तौर पे भी देख के आप इस चीज़ को साबित कर सकते हैं कि हाँ, स्केलेबिलिटी इस मॉडल में बिल्कुल भी नहीं है। उसके साथ साथ सॉइल की डिग्रेडेशन है, ओवर यूज़ किया जाना केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, जो क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को डिप्लीट कर रहा है, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। improper crop rotation and deforestation has worsened the land degradation। बिल्कुल, डिफॉरेस्टेशन की वजह से आपका वो जो एरिया जिसको आप फर्टाइल कर सकते हो, जिसके ऊपर आप एग्रीकल्चर के एक्टिविटी कर सकते हो, अब वो क्या हो चुका है, वो ख़त्म होता जा रहा है। लिमिटेड एक्सेस है क्वालिटी इनपुट्स की तरफ। फार्मर ऑफन लेक एक्सेस टू क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर एंड मॉडर्न इक्विपमेंट, ऊपर वाली बात जो हमने डिस्कस की। और हाई प्राइसेस हैं एग्रीकल्चर की, जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उससे रिलेटेड क्वालिटी इक्विपमेंट चाहिए तो महंगा है, तो जिसकी वजह से फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता। सप्लाई चेन, चलो एक फार्मर ने कुछ बना दिया, उसने कुछ प्रोडक्शन कर दी, उसकी दफ़ा जो सप्लाई चेन का प्रोसेस है वो बहुत वीक है, क्योंकि ऊपर पड़ा हमने पाकिस्तान एज अ सोसाइटी, पाकिस्तान की वो जो ज्योग्राफी है उसमें रेलवेज़, आपके रोड्स, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी है वो बहुत वीक है। तो पुअर स्टोरेज फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को जन्म देते हैं। हार्वेस्ट हो गया लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर नहीं है, ठीक है जी, और पुअर स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से गंदम, अनाज, सब्जियां जो भी हैं वो ज़ाया होती जा रही हैं। फार्मर्स ऑफन गेट लो रिटर्न्स ड्यू टू रिलायंस ऑन मिडल मैन का कॉन्सेप्ट भी है कि भाई पाकिस्तान में आपका जो फार्मर है वो डायरेक्ट मार्केट का एक्सेस कर ही नहीं पा रहा। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, इतनी ज़्यादा लोगों के पास लैंड्स है नहीं है कि वो उसके ऊपर इतनी एफर्ट करें, और फाइनेंशियल सपोर्ट भी जो है वो भी बहुत लिमिटेड है। इनपुट जो है टेक्नोलॉजी का वो भी बहुत कम है, और जो लोन्स मिल रहे होते हैं वो हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिल रहे होते हैं। जैसे अभी मरीम नवाज साहिबा ने पता नहीं पंजाब किसान नाम से कोई एक सिस्टम शुरू किया है, तो इस तरह की छोटी मोटी वो स्कीम्स आ रही होती है, लेकिन एट द एंड पता चलता है कि वो हाई इंटरेस्ट रेट के साथ थी, उसके अंदर जो प्रोसीजर था वो इतना कॉम्प्लेक्स था कि कभी भी वो फार्मर तक पहुंच ही नहीं पाए। और फिस्कल ईयर 2018, 19, 20 और 21 और 22 का डाटा आपके सामने पड़ा हुआ है। 18 में 3.9 था, 19 में 0.9 पे चला गया, फिर दोबारा ऊपर नए 3.5 और 4 यानी परसेंट, ये जो हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो ये इसी तरह की है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आई। वो सिमिलर एक स्टैटिस्टिकल डाटा है, वही हर साल हमें देखने को मिल रहा होता है। बट नाउ अगर हम उन रिकमेंडेशंस की बात करें, हम देखें कि क्या कुछ
गुंजाइश बन सकती है सोल्यूशन वाली तरफ, हम देख सकते हैं, हमें कोई सोल्यूशन नज़र आ सकते हैं? तो जी बिल्कुल हमें नज़र आ सकते हैं वो सोल्यूशन, कि भाई प्रमोट करो एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स को, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, जिससे पानी का लॉस कम होगा, पानी कम ज़ाया होगा। इंट्रोड्यूस करो एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स और बेटर सीड्स लेके आओ। पॉलिसी को सपोर्ट करो, प्रोवाइड कंसिस्टेंट गवर्नमेंट सपोर्ट, सब्सिडीज़ एंड फाइनेंशियल एड। ना सिर्फ गवर्नमेंट का सपोर्ट हो बल्कि सब्सिडीज़, गुंजाइश भी बनाई जाए और फाइनेंशियल एड भी दी जाए फार्मर को, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का सेक्टर इंप्रूव कर सकता है। ये तो एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम सॉल्यूशंस और कुछ फैक्ट्स देख लिए। अब अगर इंडस्ट्री की बात की जाए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी तो एग्जिस्ट कर दिया है, तो पाकिस्तान एज एन इंडस्ट्रियल कंट्री क्या है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर दैट ज़रा सा समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ का इंडस्ट्री फॉर अ कंट्री। एक कंट्री के लिए इंडस्ट्री का रोल क्या है? एन इंडस्ट्री इज़ अ ग्रुप ऑफ बिजनेसेस दैट प्रोड्यूस और प्रोवाइड सिमिलर गुड्स और सर्विसेज लाइक मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और हेल्थ केयर। इट ड्राइव्स द इकॉनमी बाई क्रिएटिंग जॉब एंड क्रिएटिंग इनकम। इंडस्ट्री का एक ही पर्पज़ है जी, मल्टीपल सेक्टर्स में आपको क्या प्रोवाइड करना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जिसकी वजह से इनकम जनरेट होगी। दैट इज़ इट, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो ज़रा सा इस एक ब्यूटीफुल मैप की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कराची है, गिलगित बल्तिस्तान है, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड टूरिज़म की इंडस्ट्री यहाँ पे फ्लरिश कर रही है और पाकिस्तान में इसकी बड़ी एक गुंजाइश भी है और इम्प्रूव हो सकता है। केपी जो है एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की इंडस्ट्री में फेमस है। इस्लामाबाद फाइनेंस, आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, ऑयल एंड एनर्जी का हब है। ट्राइबल एरिया में एग्रीकल्चर सबसे अच्छी हो सकती है। बलूचिस्तान जो है वो नेचुरल गैस, ऑयल एंड पेट्रोलियम, उस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए एक अच्छी इंडस्ट्री के तौर पे सामने आ सकता है। कराची बैंकिंग एंड फाइनेंस, एनर्जी एंड ऑयल, फूड एंड एग्रीकल्चर एंड एक्सपोर्ट का हब है। सिंध नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, एग्रीकल्चर, हैवी इंडस्ट्री के लिए और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया साबित हो सकता है और हो रहा है। पंजाब सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कोल, गैस, पेट्रोलियम, इसके लिए। लाहौर जो है आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर। और आज़ाद कश्मीर जो है एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल के लिए। तो बाय इम्प्लीमेंटिंग या बाय ड्राइंग दिस मैप ऑन योर पेपर, ठीक है जी, द डे जिसमें आप एग्ज़ाम में अपियर होगे, एक मैप बना देना। आपके 5 मिनट लेगा ज़रूर, मुझे पता है ये 5 मिनट 4 मिनट तो कम से कम लेगा, लेकिन आपके स्कोर को +2 कर देगा। जहाँ पे एग्जामिनर ने आपको 13 देने थे, अब वो 15 देगा। जहाँ पे वो 15 का सोच रहा था, अब वो 17 शायद दे। क्यों? क्योंकि आपने पूरे 3-4 पैराग्राफ्स का डाटा आपने एक मैप की मदद से बना दिया है। तो आपको यहाँ पे ये एक मैप क्या कर रहा है, वो सारी की सारी ऑप्शंस जो है वो एक्सप्लोर करके दे रहा है। एंड नाउ वी विल लुकिंग एट कि हाउ इंडस्ट्रीज हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडस्ट्री का इकॉनमी के साथ क्या लिंक है? पाकिस्तान की यूथ का इकॉनमी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे इकॉनमी को इंप्रूव कर सकता है? ये सारा कुछ हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ कैसे इंप्रूव करती हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को। सो दिस जनरल क्वेश्चन कि हाउ इंडस्ट्रीज हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ, उसका सिंपल सा जवाब है। ऊपर हमने डेफिनेशन में भी ये चीज़ देखी, जॉब क्रिएट करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, रेवेन्यू जनरेट करना और अपनी ये जो भी पॉपुलेशन है उसके लिए रिसोर्स जनरेट करना, यही तो इंडस्ट्री का काम होता है। तो जॉब क्रिएशन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को लेके आना, एंड एक्सपोर्ट्स एंड फॉरेन रिजर्व्स या फॉरेन एक्सचेंज का जो प्रोसेस है उसको स्मूथ करना, उसको बढ़ाना, इंडस्ट्रीज़ का यही काम है। और यही वो फैक्टर्स हैं, जॉब क्रिएट करके एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की, ज़्यादा लोग पैसे कमाएंगे तो ज़्यादा टैक्स पे करेंगे, जिससे फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतनी ज़्यादा बिकेंगी, लोग खरीदेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, रोड्स, पावर प्लांट, कम्युनिकेशन नेटवर्क बेहतर हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करेंगे, वो एफर्ट के बदले जो रेवेन्यू जनरेट होगा पाकिस्तान को मिलेगा। टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो है वो भी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करता है, लोग ज़्यादा काम करेंगे, मेहनत करेंगे, एक्सपोर्ट्स करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स की लोकल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जिसकी वजह से फ़ायदा पाकिस्तान को। और एक्सपोर्ट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज भी पाकिस्तान को फ़ायदा देती हैं। तो इंडस्ट्रीज़ by doing these 5 steps, job creation, production of goods and services, infrastructure की development, innovation and technology और फिर export, पाकिस्तान को क्या कर रहे हैं, फ़ायदा देते हैं और यही इकोनॉमिक ग्रोथ है। और पाकिस्तान की उन
अब इंडस्ट्रीज़ का जिक्र करने से पहले हम ज़रा क्या करेंगे, एक ओवरव्यू देखना चाहेंगे वर्ल्ड बैंक स्टैटिस्टिक्स 2024 के। भाई पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी अक्रॉस इकोनॉमिक सेक्टर 2013 से 2023 तक, वो जो पाकिस्तान के हमने एग्रीकल्चर का सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और आने वाला सर्विसेज सेक्टर हमने देखा, तो इसकी क्या रेशो रही है कि अगर पाकिस्तान फॉर एग्जांपल 100 रुपया एक साल में कमा रहा है, तो जिसमें से 2013 में 23 रुपये और 2023 तक भी 23 रुपये ही किसने कमा के दिए, एग्रीकल्चर नाम के बेटे ने कमा के दिए। उसके साथ इंडस्ट्री नाम का जो बेटा है उसने 2023 में 2013 में 2013 में 20%, 20.22%, और फिर उसके साथ 20.76% का ही इजाफा किया। सिर्फ 10 साल गुजर गए, 10 साल में सिर्फ के जो इजाफा हुआ वो कुछ परसेंटेजेस का, कुछ पॉइंट्स का था। एंड सिमिलर इज़ द केस हियर, जहाँ पे सर्विसेज सेक्टर है पहले 52% ऑफ जीडीपी यानी 52 रुपया ला के दे रहा था हर 100 रुपये में, अब वो जो है वो सिर्फ 50 ला के दे रहा है। तो किसी भी सेक्टर में कोई ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिला, जो पाकिस्तान का आर्केक, ठीक है जी, आउटडेटेड पॉलिसीज़, शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज़, उसकी तरफ क्या कर रहा है, पुअर गवर्नेंस की तरफ इशारा कर रहा है कि ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कोई प्रोग्रेस शो की, ना इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई इस तरह की ग्रोथ देखने को मिली, और ना ही हमें सर्विसेज सेक्टर में कोई इंप्रूवमेंट देखने को मिली, बल्कि भाई इंप्रूवमेंट की जगह हमने देखा कि कुछ नेगेटिव ट्रेंड्स फॉलो किए गए। तो ये क्या है, पाकिस्तान का एक ओवरव्यू है एक विजुअल की मदद से, जो कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से हमें प्रोवाइड किया गया। नाउ टॉप 8 पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ वो क्या कंट्रीब्यूट करती हैं पाकिस्तान को, उनको क्या चैलेंजेस दरपेश हैं और उन चैलेंजेस का क्या सोल्यूशन है, अब हम ज़रा उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली इंडस्ट्री है पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि 8% ऑफ जीडीपी और 60% ऑफ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ला के देती है। यानी पाकिस्तान की वो जो कपड़े की इंडस्ट्री है 8%, यानी 100 रुपये में 8 रुपये जो है वो ये कमाती है, और जो पाकिस्तान बाहर 100 रुपये की चीज़ें बेचता है उसमें 60 रुपये की जो चीज़ें हैं वो ये सेक्टर ला के दे रहा है, आपकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री। और इसको सबसे जो बड़ा चैलेंज दरपेश है वो एनर्जी का, एनर्जी की शॉर्टेज है, और उसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करो। पाकिस्तान का अगला सेक्टर इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, जो कि 19% या 20-24% ऑफ जीडीपी ला के दे रही है, डिपेंड करता है, वैल्यू चेंज हो रही है। एम्प्लॉय करता है 40% या 38% ऑफ लेबर फोर्स को, सिर्फ 40 हर 100 में से 40 बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ 19%, सिर्फ 20-24% क्या कर रहा है, वो जीडीपी जनरेट कर रहा है। रीज़न क्या है, वाटर की स्कैर्सिटी और क्लाइमेट चेंज, जिसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि एफिशिएंट वाटर टेक्निक्स को आप लेके आओ, जिसकी वजह से ये सेक्टर शायद ग्रो करना शुरू कर दे। उसके साथ साथ अगला हमारा जो है वो है कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री, जो कि 2.5% ऑफ जीडीपी लाती है और डाइवर्स ड्राइव करती है इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को। ठीक है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, नेटवर्क्स, आपकी रेलवेज़, आपकी बिल्डिंग्स, आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़, वो सब कुछ जो है वो इसके ज़िम्मे है। और राइजिंग मटेरियल कॉस्ट जो है इसका चैलेंज है, और अल्टरनेटिव मटेरियल या टेक्नोलॉजिकली बेटर या जो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अप्लाई करके पाकिस्तान इस चैलेंज को भी सोल्यूशन की नज़र से देख सकता है। आईटी इंडस्ट्री है जो कि 2.6 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है जी, लेकिन स्किल्ड प्रोफेशनल की कमी है। और अगर हम एजुकेशन और सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना शुरू कर दें, जिसकी बड़े मज़े की एग्जांपल है कामयाब नौजवान या कामयाब यूथ नाम का कोई इस तरह का एक प्रोजेक्ट था। फिर उसके बाद डिजी स्किल जो पिछली प्रीवियस गवर्नमेंट में शुरू हुआ था, ठीक है जी, जिसमें हिशाम सरवर का एक बड़ा नाम है, ठीक है जी, ये आज़ाद चाय वाला, सनी अली, ये दो चार जो उस टाइम पे नए नए चेहरे हमारे सामने आए थे, ये क्या थे, इन्हेंस करना आईटी और सर्टिफिकेशन के प्रोसेस को, इसमें गवर्नमेंट की इनिशिएटिव थे, जिसकी वजह से ये नए लोग हमें देखने को मिले। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिसने 3% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोल प्ले किया, लेकिन इसको रेगुलेटरी हर्डल्स हैं। एक दुकान पे एक ही ब्रांड की जो मेडिसिन पड़ी हुई हैं, एक के ऊपर प्राइस डिफरेंट होगी, दूसरे के ऊपर डिफरेंट होगी, क्योंकि रेगुलेटरी हर्डल्स हैं। नो वन इज़ देयर टू पुट अ चेक ऑन दैट। तो स्ट्रीमलाइन करना अप्रूवल प्रोसेस को, चेक एंड बैलेंस रखना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एडवांस करना, उनको इक्विप करना विद टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हल हो सकता है। एनर्जी इंडस्ट्री है,
इंडस्ट्रियल कॉपरेशन के ऑपरेशंस के लिए बहुत सबसे ज़रूरी यही है, आपकी एग्रीकल्चर हो, आपका टेक्सटाइल हो, आपका आईटी की इंडस्ट्री हो, फार्मास्यूटिकल हो, इंडस्ट्रीज़ को जो रन करती है वो एनर्जी इंडस्ट्री, एनर्जी होगी तो काम चलेगा। तो इसका जो प्रॉब्लम है वो रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड ऑयल, फर्नेस ऑयल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इसका प्रॉब्लम है। और जब तक हम रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर गौर नहीं करते तब तक इसका हल नहीं निकल सकता। और फिर आती है हमारी टूरिज़्म की इंडस्ट्री, जो कि 5 पोटेंशियल रखती है, एनुअली पोटेंशियल रखती है, लेकिन हम शायद मे बी 1 बिलियन भी ना जनरेट कर पाते हों उससे। क्यों? क्योंकि ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसके बाद अगर हम इस पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना चाहते हैं तो नए रोड्स और फैसिलिटीज़ हमें क्या करनी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी। तो ये थी जी पाकिस्तान की वो 8 इंडस्ट्रीज़ जो प्रॉब्लम्स किन से दो चार हैं, उनका सोल्यूशन और उनका कंट्रीब्यूशन भी आपने देख लिया। तो एग्ज़ामिनर कहीं से सवाल करे, वो कुछ आपसे पूछे, सिर्फ ये एक लेक्चर आपको इतना एलिजिबल बना रहा है, इतना एबल बना रहा है, काबिल बना रहा है, आप कहीं से भी उसको रिप्लाई कर सकते हो विद प्रूवन स्टैट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब चलते हैं कुछ थोड़ी केस स्टडीज़ की तरफ कि पाकिस्तान में तो देख लिया, अरे दुनिया में क्या चल रहा होता है, थोड़ा उसके ऊपर नज़र रखते हैं। चाइना जो है वो अपनी जीडीपी का 31% जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से ला रहा है। हर 100 रुपये के पीछे चाइना की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उसको 31.63 रुपया ला के दे रही हैं। और इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है अगर बिलियंस में बात की जाए, 4,975 बिलियन जो है वो कौन ला के दे रहा है इसको, इसकी इंडस्ट्रीज ला के दे रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका 15%, 2497 बिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ पाकिस्तान का 350 $360 का तो बिलियन डॉलर का तो सिर्फ पूरी कंट्री का क्या है वो जीडीपी है। पूरी कंट्री जो है वो 360 बिलियन कमा रही है और यहाँ पे 4,975 बिलियन जो है वो सिर्फ इंडस्ट्री कमा रही है चाइना की। तो दिस इज़ द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक है जी। और यहाँ पे जापान 6.52%, ठीक है जी। और जो कि 1025 बिलियन डॉलर बन रहा है। तो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, पाकिस्तान और यूएस के दरमियान ये जो डिफरेंस है ये भी आपने देख लिया। नाउ हम उन थोड़े नेगेटिव ट्रेंड्स की जिक्र करना चाहेंगे जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को अपने जो नेबर्स देखे हमने ऊपर चाइना के साथ कंपैरिजन अगर करें तो उससे रोक रहे हैं। तो एनर्जी का क्राइसिस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कमी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंपोर्ट के ऊपर हमारी डिपेंडेंस, लो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, ठीक है जी। और ट्रेड का डेफिसिट और वीक एक्सपोर्ट की ग्रोथ, ये जो हैं ये नेगेटिव ट्रेंड्स हैं जो हमें पाकिस्तान की इंडस्ट्री में हर साल देखने को मिलते हैं। एनर्जी की कॉस्ट ज़्यादा है, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी, चीज़ें महंगी होंगी, लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि इकॉनमी ऑलरेडी डिक्लाइन में है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस है, इंडस्ट्रीज़ को प्रॉफिटेबल नहीं बनाने देना, क्योंकि जो एक्सपोर्ट हम कर रहे होते हैं वो सिर्फ फ्यू इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि हमारे पॉलिटिकल एलीट्स हैं वो रन करते हैं, सिर्फ उनको ग्रोथ देखने को मिलती है, उनको सब्सिडाइज़ किया जाता है हर गवर्नमेंट में। लोकल इंडस्ट्री को, डोमेस्टिक लेवल की, लोकल लेवल की इंडस्ट्री को कभी भी इनकरेज नहीं किया जाता। और टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन जो है सेक्टर में बहुत कम है। आज भी वही तरीका चल रहा है जो आज से 10 साल 20 साल पहले था, कोई इनोवेशन हमें देखने को नहीं मिल रही। और इसकी एग्जांपल क्या है जी, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और पूरा साउथ एशिया रीजन, उसका कंपैरिजन आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ठीक है जी। मैक्रो पाकिस्तानी का ये क्या है जी, आपका एक ग्राफ है, यहाँ पे इसको गौर से पढ़िए। फॉलोइंग द contraction in fiscal year 2023 and 2024, पाकिस्तान इकॉनमी इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 1.8% ओनली, सिर्फ 1.8% ग्रो करेगी। अगर हम 100 रुपये कमा रहे थे तो अगले साल हम 101.8 रुपये कमाएंगे, बस सिर्फ इतनी ग्रोथ पूरे साल में जो कुछ हुआ उसकी वजह से सिर्फ हम ये कर रहे हैं। इंडिया को फिस्कल ईयर 2021-22 में देखा जाए तो यहाँ पे आप चेक करो कि यहाँ पे क्या है जी, 2021-22 में 9.7 पे था, फिर उससे अगले साल में 7 पे, 7.5 में और 6.6 पे। बांग्लादेश को देखो 7.1, 5.6, 5.7। भूटान 4.8 से 5.7 पे चला गया। नेपाल को चेक करो 5.6 से 4.6 तक आया है। और पाकिस्तान को देखो फिस्कल ईयर 2021-22 में वो 6.2 पे था और फिर चपेड़ लगी, ठीक है जी। आपको पता है इसमें सिविल मिलिट्री रिलेशंस भी इन्वॉल्व हैं, इसमें करप्शन भी इन्वॉल्व है, इसमें ये कैरेक्टर्स जो हमारे सामने हैं ये सारे इन्वॉल्व हैं और उसकी वजह से जो ग्रोथ है वो ड्रॉप होकर 2.3 पे आ गई। और साउथ एशिया रीजन की अफगानिस्तान को अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए तो इसके अकॉर्डिंग साउथ एशिया को इस टाइम पे 6.1 पे होना चाहिए। तो 6.6 इंडिया उससे ऊपर है, 5.6
5.7 उसके करीब है, 5.7 करीब है। नेपाल पीछे, और पाकिस्तान का तो बहुत दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। इसको एज अ केस स्टडी, इसको एज अ ग्राफ विजुअल के तौर पे पाकिस्तान करंट अफेयर्स में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे में केस स्टडी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी, सजेशन दे सकते हैं, रेमेडियल मेजर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते सिर्फ इस एक विजुअल की मदद से। और पाकिस्तान इकॉनमी इकनॉमिक ग्रोथ अंडर लास्ट 4 गवर्नमेंट देखी जाए तो मुशर्रफ के दौर में 2006 में 5.6 से जरदारी के उस दौर में 2 इस पे ड्रॉप हुई, 2009 में 0.4 पे ड्रॉप हुई, ठीक है जी। उसके बाद देखी गई कंसिस्टेंट ग्रोथ, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ रही थी, ठीक है जी। फिर यहाँ पे मुझे क्यों निकाला वाला इवेंट हुआ, जो कि एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, ठीक है जी। यहाँ पे एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया जिसकी वजह से हमें देखने को मिली ग्रोथ की एक बड़ा ड्रास्टिक ड्रॉप देखने को मिला। फिर उसके बाद इवेंचुअली थोड़ी बहुत हमें क्या हुई, ग्रोथ देखने को मिली। तो ये पाकिस्तान में हमेशा ये होता है, जैसे आपकी इकनॉमिक ग्रोथ देखने को ऊपर जा रही होती है, पॉलिटिकली लोग अवेयर होते हैं, प्रॉस्पेरिटी आ रही होती है, फिर कोई कीड़ा काटता है, वो ड्रॉप होती है चीज़, फिर बढ़ेगी, फिर ड्रॉप, और इसी सर्कल में चलते हुए पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो कभी समझ ही नहीं पाती कि ये जो एलीट है ये कोई अलग एलीट नहीं है, ये सारे एक एलीट है, ठीक है जी। अगर ये ठीक नहीं है तो ये भी नहीं है, ये ठीक नहीं है तो फिर ये भी नहीं है, तो सारे मिलके क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, वो जो ग्रोथ है उसको कभी भी इंश्योर नहीं करेंगे। और यही पाकिस्तान की सोसाइटी का एज अ सोसाइटी डिलेमा है। करप्शन भी पाई जाती है, पॉलिटिकल राइवलरीज भी पाई जाती हैं, ठीक है जी, सिविल मिलिट्री रिलेशंस के भी इम्बैलेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते में जो रुकावटें हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, एनर्जी का सेक्टर हो, एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, पाकिस्तान एज अ सोसाइटी हो, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो पूरे पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस में आपको देखने को मिल रही होंगी। एंड नाउ इन सारे प्रॉब्लम्स का जो हल है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कोई भी मसला हो, उसका हल क्या होता है, एजुकेशन। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एजुकेशन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की एजुकेशन इंडस्ट्री में आया क्या ट्रेंड्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो परफॉर्मेंस दे रही है, ताकि हम समझें कि पाकिस्तान वो अपने उस पोटेंशियल को, जो लेक्चर के शुरू में कहा था कि पाकिस्तान वो जो बंगाल का अपना इसका रीजन का टाइगर बनने का जो ख्वाब देख रहा है वो क्यों नहीं पूरा हो पा रहा। तो एजुकेशन होती क्या है, और पाकिस्तान की एजुकेशन के ऊपर जिक्र करते हैं। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज़ थ्रू वेरियस मेथड्स। वेट अ मिनट, हमें तो सिर्फ यही लगता था कि जब तक ये नॉलेज, इल्म आ रहा है, यही क्या है, एजुकेशन है। और डेफिनेटली आज़ाद चाय वाला जो है वो क्या कह रहा होता है, ठीक है, वो तो कहता है पाकिस्तान में एजुकेशन इज़ शिट, ठीक है जी, यूनिवर्सिटीज़ तो कुछ भी नहीं कर रही। वो क्या कर रहा है, वो कहता है आपको वो सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करती हैं, आप आओ मेरे पास, मैं आपको स्किल्स प्रोवाइड करूँगा, ठीक है जी। अच्छा, मौलवियों को सुनो तो वो कहते हैं जब तक आपके पास वैल्यूज़ नहीं है, एथिकल वैल्यूज़ नहीं है, मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, तब तक आप पढ़े लिखे ही नहीं हो। लेकिन यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है, ये तो कह रही है कि एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग नॉलेज 1, स्किल्स 2 और वैल्यूज़ 3, और वेरियस मेथड जैसे फॉर्मल टीचिंग, लाइफ एक्सपीरियंस, जो लोगों को तैयार करे पर्सनल और सोसाइटल ग्रोथ के लिए हैं। ये देखो कि ये कह रहा है कि एजुकेशन ऐसी एक बला का नाम है, उस प्रोसेस का नाम है जो आपको तालीम, उसके साथ हुनर, उसके साथ अखलाकियात देता है मल्टीपल तरीक़ों से। वो स्कूल में भी हो सकती है, ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से भी हो सकती है, और ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये जो नॉलेज है, ये जो स्किल है, ये जो वैल्यू है, ये आपको तैयार करती है किसके लिए, अपनी पर्सनल नहीं बल्कि सोशल ग्रोथ के लिए भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास वैल्यूज़ हैं, लुक मी इन द आई, इधर देखिए मुझे, अगर आपके पास वैल्यूज़ हैं, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, और आप सिर्फ क्या कर रहे हो, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हो, इसका मतलब है कि यू आर नॉट एन एजुकेटेड पर्सन। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़ थ्रू वेरियस मेथड्स। मेथड्स कोई भी हो सकते हैं, स्कूलिंग हो सकती है, लाइफ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, और जो आपको तैयार करे पर्सनल और सोशल ग्रोथ के लिए। तो ये एक परफेक्ट डेफिनेशन होती है जो आप अगर मिस करते हो, पढ़ते नहीं हो, अपने पास नोट डाउन नहीं करते, कल को ऐसे जब आता है तो फिर आप कहते हो एजुकेशन इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान, या क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ अ नेशन, तो आप कहते हो यार एजुकेशन तो नॉलेज ही है सर, तो मैं नॉलेज के ऊपर क्या लिखूँ। नहीं भाई, नॉलेज नहीं है, स्किल के ऊपर 4 पैराग्राफ, वैल्यूज़ के ऊपर 4 पैराग्राफ, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर 4 पैराग्राफ, सोशल ग्रोथ के ऊपर 4 पैराग्राफ, मेथड ऑफ टीचिंग के ऊपर 4 पैराग्राफ, क्या कुछ आप नहीं लिख सकते जस्ट बाय लुकिंग एट दिस वन डेफिनेशन।
तो ये जो पूरी सीरीज़ आगे शुरू होगी, ठीक है, उसमें जस्ट इमेजिन करें कि एक डेमो लेक्चर में इतनी एफर्ट हो रही है तो आगे क्या हो रहा होगा। लेट्स नॉट टॉक अबाउट पाकिस्तान का एजुकेशन सेक्टर। पाकिस्तान का जो सेक्टर है एजुकेशन का, डिवाइड हुआ है, कैटेगराइज हुआ है डिफरेंट सेक्टर्स में। फॉर्मल एजुकेशन का एक सेक्टर है जो कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पे कंसिस्ट करता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन है जिसमें एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल बेस्ड लर्निंग आ रही होती है। रिलीजियस एजुकेशन भी है जिसमें कुरान, इस्लाम और रिलीजियस प्रैक्टिसेस सिखाई जाती हैं। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन भी है जो आपको इलेक्ट्रिकल वर्क, डिप्लोमा टाइप जो एजुकेशन होती है वो आपको दी जा रही है। डिस्टेंस एजुकेशन, कोविड के बाद ऑनलाइन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जिसकी प्राइम एग्जांपल मैं और आप हैं, वो भी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं। तो एजुकेशन का वो जो पिरामिड है पाकिस्तान का, बड़ा वास्ट है, ठीक है जी। ऑनलाइन एजुकेशन टॉप पे अभी अभी आई है, लेकिन अभी क्या कर रही है, वो फैल रही है। तो ये पाकिस्तान के मल्टीपल वो जो एजुकेशन के अंडर कैटेगराइजेशन है, ये आपके सामने पड़ी हुई है। नाउ वी विल बी लुकिंग एट सम स्टैटिस्टिक्स जो कि हमें प्रोवाइड किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से, कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ईयर्स ऑफ एजुकेशन देखा जाए, ईयर्स ऑफ एजुकेशन के ऊपर हम क्या करते हैं, गौर करते हैं कि 6% पाकिस्तान में जो यूथ है वो 12 प्लस यानी 12 साल से उस उम्र की है, ठीक है जी। अच्छा, 40% जो है 6 से लेके 10 तक, ठीक है जी, ईयर्स ऑफ एजुकेशन। 6 से 10 तक 40%, ठीक है जी। 29% पे 0, 16% 1 से 5, ठीक है जी। और अगर इनको हम क्या करें, कैटेगराइज करें, डिवाइड करें किसमें, अपने अर्बन और रूरल एरियाज़ में, तो रूरल एरिया, अर्बन एरिया, शहरी एरिया में 64% लिव इन अर्बन। यूथ ऑफ पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो यूथ है 64% अर्बन एरियाज़ में रहती है, 36% जो है रूरल एरियाज़ में रह रही है। 70% उसमें लिटरेट हैं, 30% लिटरेट नहीं हैं। 39% उस यूथ में एम्प्लॉयड हैं जिसमें से 37% मेल हैं और 2% फीमेल हैं। सिर्फ 2% फीमेल है। देख रहे हैं पाकिस्तान की वो जो डिलेमा है, एजुकेशन का डिलेमा, पाकिस्तान की सोसाइटल ग्रोथ का डिलेमा, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ का डिलेमा, कि भाई 100 में से सिर्फ 39 के पास जॉब है और उन 39 में से सिर्फ 2 फीमेल्स हैं। ओ यार, खुदा का खौफ करो। 60% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट हैं, ठीक है जी। 50% जो हैं नॉट सीकिंग अ जॉब, जॉब ढूंढ ही नहीं रहे, उन्हें पता है कि भाई मिलनी ही नहीं है, जिसमें से 16% फीमेल मेल हैं और 41% फीमेल है। उन्हें कहती है, उन्हें पता है कि भाई नहीं मिलेगी, मिलेगी तो हरासमेंट होगी, हरासमेंट नहीं होगी तो सैलरी कम होगी, सैलरी कम होगी तो ग्रोथ नहीं मिलेगी, ग्रोथ नहीं मिलेगी तो क्या फ़ायदा। तो ये पूरी एक हायरार्की एज अ सोसाइटी पाकिस्तान फेल क्यों कर रहा है, ये एक स्टैटिस्टिक आपको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। और 4% जो हैं वो जॉब को ढूंढने की तलाश में लगे हुए हैं, जिसमें आप आते हो, जिसमें मैं आता हूँ। वी आर लुकिंग फॉर अ जॉब, ठीक है जी। क्यों क्यों इस टाइम पे आप सर्विस सेक्टर में जाना चाह रहे हो पाकिस्तान के, ठीक है जी। आप इस ब्लेसिंग अपनी देखें कि आप 64% इसमें आते हैं या 36 में, जो भी है उसमें से आप 70% में फॉल करते हैं। 70 में से आप उसका जो 61 है उसमें फॉल कर रहे हैं, और उसमें नीचे 2% लोग हैं जो इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये देख लें, 50% हैव इंटरनेट एक्सेस एंड 85% डू नॉट हैव द इंटरनेट एक्सेस। ये स्टैट देखें, 50% हैव सेल फोन, 48% डोंट हैव। अब आप सबके पास है तो आपको नहीं लग रहा होगा, मुझे भी नहीं लग रहा कि यार हैं ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास फ़ोन ही नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, कोई पुरानी रिपोर्ट नहीं है, 2022 की रिपोर्ट है, ये हमें क्या बता रही है, ये यूथ की हालत है। इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान में। अब ज़रा नीचे आते हैं, चैलेंजेस एंड पॉसिबल सोल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं कि अगर इतने ही चैलेंजेस हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो उनके ज़रा नाम पता चल जाए और सोल्यूशन क्या हो सकता है। लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन नहीं है पहली बात। अगर एजुकेशन है तो वो क्वालिटी की एजुकेशन नहीं है, ठीक है जी, क्वालिटी उसकी कम है। इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, जब तक आप क्या करो, मोर स्कूल्स बनाओ स्पेशली रूरल एरियाज़ में, और इंश्योर करो एक्सेसिबिलिटी टू एजुकेशन फॉर ऑल। ना सिर्फ वमेन बल्कि मैन, ना सिर्फ मैन बल्कि वमेन, बल्कि चिल्ड्रन, बल्कि फ़ीमेल चिल्ड्रन, मेल चिल्ड्रन, सबको एजुकेशन मिले। स्पेशली किस में जी, आपके रूरल एरियाज़ में। तब जाके ये इनकम इक्वालिटी भी ख़त्म होगी, पाकिस्तान एज ए सोसाइटी ग्रो करेगा, पाकिस्तान एज इकॉनमी ग्रो करेगा, पाकिस्तान की इंडस्ट्री बेहतर होगी, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बेहतर होंगी। लिटरेसी रेट बहुत लो है, अगला मसला ये है। तो इंक्रीज़ किया जाए लिटरेसी प्रोग्राम को एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के थ्रू पाकिस्तान में लिटरेसी को बढ़ाया जाए। अगला मसला है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ का। अगर तो लिटरेसी रेट कम है तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, फैसिलिटीज़ ही नहीं है। तो इन्वेस्ट किया जाए मॉडर्नाइजिंग करने में, स्कूल्स को प्रोवाइड की जाए प्रॉपर फैसिलिटीज़ एंड क्लीन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड फर्नीचर। जिस स्कूल में आप पढ़े हो वहाँ पे पानी का मसला शायद ना देखने को मिला हो, लेकिन जिसमें मैं पढ़ा था वहाँ पे पानी के मसाइल भी होते थे।
अब आप इमेजिन करें कि हैं सर ऐसे भी होता है, जी हाँ बिल्कुल ऐसे भी होता है। तो ये मेरे देखे हुए प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है जी। फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी, ये इश्यूज़ भी गए हुए आंखों के आगे से, ठीक है। तो आई कैन बेटर अंडरस्टैंड, तो शायद आप ना कर पाएँ, मैं उसको बेहतर अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ। शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स, ये आप सारे, ना सिर्फ मैं बल्कि आप भी एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे। इम्प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड ऑफर कॉम्पिटिटिव सैलरीज टू अट्रैक्ट और रिटेन क्वालिफाइड टीचर्स, कि भाई अगर ये शॉर्टेज है तो अच्छी सैलरीज दो, उनको रिटेन करने के लिए प्रैक्टिसेस ट्रेनिंग देते रहो ताकि वो टीचर आपके साथ हुक रहे। जेंडर डिस्पैरिटी है एजुकेशन में, ऊपर हमने देखा कि कितनी डिस्पैरिटी, कितनी परसेंटेज हमने ऊपर देखी। तो ऐसी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट की जाएँ जो फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करें, स्कॉलरशिप्स उनको प्रोवाइड की जाएँ, सेफ स्कूल इन्वायरमेंट दिया जाए फीमेल स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से जेंडर की जो डिस्पैरिटी एजुकेशन में ख़त्म हो सकती है। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो इंग्लिश एसे, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जेंडर स्टडी, क्रिमिनोलॉजी में यूज़ हो सकता है डाटा। आपकी एक ही सबसे बड़ी गलती होती है कि बस आप डाटा के पीछे भाग रहे होते हो, हर सब्जेक्ट का डाटा लागे, नहीं। यही वो एजुकेशन है जो क्लाइमेट चेंज के उसके साथ, जेंडर स्टडीज़ के साथ लिंक है। यही वो एजुकेशन है जो पाकिस्तान अफेयर्स में भी है, करंट अफेयर्स में भी है, यही ऐसे में भी इस्तेमाल हो रही है। सो डाटा ये है, इसको यूटिलाइज़ करना आपका काम होता है। अगला प्रॉब्लम है हाई ड्रॉप आउट रेट्स, जो कि इंसेंटिव प्रोवाइड करके, स्कॉलरशिप, फ्री टेक्स्ट बुक एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करके बेहतर किया जा सकता है। और करिकुलम आउटडेटेड है, जिसको रिवाइज़ किया जाए, मॉडर्नाइज करिकुलम ला के क्रिटिकल थिंकिंग को जिसमें इंक्लूड किया जाए, लाइफ स्किल्स और सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट को, अपडेटेड सब्जेक्ट्स को लाया जाए, जिसकी वजह से करिकुलम की वो जो आउटडेटेड नेचर है, वो जो आर्किक हमारा करिकुलम है, वो ख़त्म होगा। और प्रैक्टिकल नॉलेज वाला, स्किल्स प्रोवाइड करने वाला, जिसकी वजह से कल को आप अर्न कर सकते हो, वो वाली एजुकेशन आएगी। तो शायद तब आपको डकी भाई और आज़ाद चाय वाला इंस्पायर ना करें, वो आपको ये कहें कि आप कहोगे कि नहीं, एजुकेशन तो आपकी ऑनेस्टी, आपकी डेडिकेशन, आपके पैशन, आपके जुनून, और वो सारा जो कि इंडिविजुअल लेवल पे नहीं बल्कि सोसाइटी के लेवल पे आपको क्या करे, एम्पावर करे, आपकी सोसाइटी के लिए ग्रोथ की वजह बने, तो आप तो वो एजुकेशन हासिल करोगे। और उसके लिए हमें इन प्रॉब्लम से निकल के इन सॉल्यूशंस वाली तरफ आना होगा, तब सोसाइटी एज अ सोसाइटी वी विल ग्रो। नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द स्टैटिस्टिक्स अगेन, जो कि पाकिस्तान के प्रोविंसेस के हिसाब से डिवाइड हुए हुए, कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अकॉर्डिंग ओवर 27 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल, यानी स्कूल जाने वाले बच्चों में 2.7 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो इस टाइम पे स्कूल नहीं जा रहे। तो इमेजिन करें, आज वो स्कूल नहीं जा रहे तो कल को वो क्या बनेंगे सोसाइटी के लिए, वो कितना बड़ा डिलेमा, क्या चोर, क्या डाकू, क्या लुटेरे, क्या रेपिस्ट, क्या वो करप्शन के तूफान बनेंगे। वी एज अ इंडिविजुअल कैन नॉट इवन इमेजिन कि वो कल का पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। उसकी अगर डिवीजन की जाए तो चिल्ड्रन जो कि 6 से 16 ईयर, 6 से 16 साल की एजुकेशन में हैं, तो रूरल में 23% बच्चे, ठीक है, वो नहीं जा रहे स्कूल को। और अर्बन में 7% बच्चे जिनकी एज 6 से 16, जिनको स्कूल में होना चाहिए, वो नहीं है। पंजाब में वो 50% पे है, यानी पंजाब में हर 2 में से 1 बच्चा स्कूल को नहीं जा रहा। और यहाँ पे बलूचिस्तान में वो 78 पे चला गया है नंबर, 78 पे चला गया है वो नंबर। सिंध में 61, केपी में 65, और जिसमें से पाकिस्तान का टोटल 2.7 जो बच्चा बन रहा है, 2.7 करोड़, ये वो है। प्री प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी एज ग्रुप, ठीक है जी, 3 से 5 साल के बच्चे, उनकी स्टैटिस्टिक्स ये लिखे हुए हैं। और पाकिस्तान लिटरेसी रेट, ठीक है जी, पुराना है, इस टाइम पे तो ये बढ़ गया, अराउंड 60 हो चुका है। तो ये डिवीजन जो है, मेल 66 और फीमेल 41, तो यहाँ पे भी वो आपको एक डिस्पैरिटी देखनी मिल रही है जेंडर की बेस के ऊपर। सिर्फ औरत हो तो घर पे रहो, ये वो वाली मैंटेलिटी है। तो ये है पाकिस्तान। और अब हम ज़रा वो देखेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो बेस्ड ऑन द रिसेंट evaluation, द फॉलोइंग 3 कंट्रीज हैव बीन रिकग्नाइज्ड फॉर हैविंग द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम ग्लोबली। सबसे पहला फिनलैंड, मेरा आपका सबका फेवरेट फिनलैंड। Finland's education system is often hailed as model for its innovative and student-centered approach। और इसके जो की फीचर्स हैं वो क्या हैं, एजुकेशन वहाँ पे फ्री है, थ्रू प्राइमरी थ्रू हायर एजुकेशन इंश्योरिंग इंक्लूसिविटी। ये नहीं है कि स्कूल के लेवल पे फ्री है, आगे आओ तो बेटा जी पैसे निकाल के दो, नहीं, आगे भी वो चीज़ फ्री है।
और लाइफ स्किल के ऊपर ये सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं एकेडमिक के साथ, जो कि वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है सोसाइटी में। वो इंडिविजुअल जो अर्न करें, सोशल कंट्रीब्यूशन करें, वो इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू निकलते हैं। डेनमार्क एजुकेशन सिस्टम इज डिस्टिंग्विश बाय इट्स हायर लिटरेसी रेट एंड फ्री एजुकेशन पॉलिसीज़। और इसके एस्पेक्ट्स हैं कंपलसरी एजुकेशन, भाई एजुकेशन इज़ मैंडेटरी फॉर चिल्ड्रन, मार के लेके जाएंगे क्योंकि एजुकेशन मैंडेटरी है। अगर एजुकेटेड यूथ होगी तो कल को वो वोट भी अच्छे देगी, डेमोक्रेसी के लिए सड़कों पे भी आएगी, आवाज़ भी उठाएगी, क्रिटिसिज्म भी करेगी, लेकिन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। किसी पर्सनालिटी के पीछे वो नहीं भागेंगे, मोटो के पीछे, किसी एक विजन के पीछे वो जाएंगे। तो ये क्यों है? क्योंकि डेनमार्क क्या करता है, कंपलसरी एजुकेशन रखता है 16 साल तक। उसके साथ हाई इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, द डैनिश गवर्नमेंट इज इन्वेस्ट सिग्निफिकेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिससे एजुकेशन की क्वालिटी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। वाइल द थर्ड वन इज़ यूनाइटेड किंगडम, यूके, ठीक है जी। और यूके का क्या है, द यूके एजुकेशन सिस्टम इज़ रिकगनाइज फॉर इट्स प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस एंड रिगरस एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, जिसमें वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटीज़, आपकी ऑक्सफोर्ड, आपका कैम्ब्रिज, ठीक है जी, जो अपनी रिसर्च के लिए, एक्सेलेंस के लिए सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में फेमस हैं, वो यूके में पाए जाते हैं। और ये एम्फेसिस इनका क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया को लूटना था, पूरी दुनिया से इन्होंने रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना था, तो उनके जो शार्प माइंडेड लोग चाहिए थे तो वो यहाँ से प्रोड्यूस करने थे। तो वहाँ की वो लेगेसी अभी तक चलती हुई आ रही है। द करिकुलम इनकरेजेस क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, जो प्रिपेयर करता है स्टूडेंट्स को कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो ये क्या है, यूके का एजुकेशन सिस्टम है। एंड नाउ अगर पाकिस्तान का थोड़े फैक्ट्स एग्जांपल रिलेटेड टू पाकिस्तान एजुकेशन डिलेमा देखा जाए, तो लैक ऑफ डायरेक्शन एंड रेलेवेंस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे ये बताइए कि अब जब ये आप वीडियो देख रहे हो तो आप फील कर रहे हो कि बड़े कनेक्टेड, और इसके नीचे कमेंट का एक तूफान होगा, सर मुझे ये बता दें, सर ये बता दें, सर वो बता दें। मेरे पास आता है, मैं खुद आई वॉज वन ऑफ दैम, ठीक है जी। नहीं समझ आती थी यार, ये कैसे होगा, वो सब्जेक्ट कैसे होगा, अगर CSS ना हुआ तो क्या करना है, अगर हो गया तो क्या करना है। लेक ऑफ डायरेक्शन, लेक ऑफ रेलेवेंस है ही नहीं है, डिग्री रेलेवेंट है ही नहीं है। अभी जब गवर्नमेंट थोड़ी पॉलिसीज चेंज कर रही है, कितनी आवाम में एक परेशानी देखने को मिल रही है, ये क्या हो सकता है, क्लस्टर बेस्ड एग्जाम कैसे हो सकते हैं, बिकॉज रेलेवेंसी एंड लैक ऑफ डायरेक्शन पाकिस्तान के एजुकेशन का बहुत बड़ा डिलेमा रहा है और अभी तक है, जिसकी वजह से इन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो पाकिस्तान के मत्थे पड़ रही है। रिसोर्स की डेफिशिएंसी है, स्कूल्स पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया सफ़र फ्रॉम स्वेयर रिसोर्स शॉर्टेजेस, इनसफिशिएंट क्लासरूम्स, आउटडेटेड लर्निंग मटेरियल्स, और पानी के, खाने के और रहने की वो जो फैसिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल नहीं है। दिस लैक ऑफ रिसोर्सेज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जब खाना पीना ही नहीं मिल रहा, जब टीचर्स ही नहीं मिल रहे, जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, बैठने के लिए आपके पास चेयर्स ही नहीं है, तो कहाँ गई एजुकेशन और कहाँ गई उसकी क्वालिटी। और टीचर की क्वालिटी का इशू, ठीक है जी, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट शॉर्टेज ऑफ क्वालिटी qualified trained teachers in Pakistan, many educators lack proper training which lead to inefficient फलाना फलाना फलाना। इस एग्जाम्पल को मैं खुद बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि बहुत अच्छे, बहुत फेमस टीचर्स, जब आप उनसे पढ़ते हो एज अ CSS एस्पायरेंट, और आप घूम फिर के वापस आते हो कि पता नहीं सर, नाम भी अच्छा था, बहुत मेहनत भी हो रही थी, मुझे नहीं समझ आई। वो रीज़न क्या था कि क्वालिटी वो जो टीचर की है, उसकी वो जो ट्रेनिंग है, ही इज़ नॉट एन एजुकेशनिस्ट। वो टीचर हैं, वो CSP हैं, लेकिन वो एजुकेशनिस्ट शायद नहीं है। उनको पढ़ाने का वो जो एक तरीका होता है, नेचुरल इनबॉर्न होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, वो शायद नहीं है, जिसकी वजह से शायद वो समझा नहीं पा रहे। लेकिन उन्होंने तो टीचर बनना है, और जब वो टीचर बनेंगे तो फिर क्या होगा, वो स्टूडेंट की अट्रैक्शन ख़त्म होगी, टीचर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगी, और फिर वो जो डिलेमा है पाकिस्तान का, रेलेवेंसी की शॉर्टेज, डायरेक्शन की क्लैरिटी का ना होना, ये पाकिस्तान इसी तरह जूझता रहेगा। आउटडेटेड करिकुलम, ड्रॉप आउट ग्रेड्स का हाई होना जो ऊपर हमने देखा है, एग्जामिनेशन सिस्टम का पुअर होना जिसमें चीटिंग है, इंटीग्रिटी नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर कोई फोकस नहीं है। लिखना है तो एक ऐसे लिखो, 40 में आ गए तो ठीक है, नहीं तो भाई फेल हो गए हो। पाकिस्तान का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम CSS उसकी प्राइम एग्जाम्पल है। और सबसे बढ़ के जेंडर इनइक्वालिटी, ये पाकिस्तान की एजुकेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ क्या हैं जी, कुछ एक शुरू से चलते हुए मसाइल हैं जो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहे। और अगर ट्रेंड्स की बात की जाए, सम पॉजिटिव ट्रेंड्स का जिक्र किया जाए, आया गवर्नमेंट ने इस सारे प्रॉब्लम का कोई हल भी सोचा है या कुछ किया है, तो हाँ, गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड पॉलिसीज़ का जिक्र करें। द पाकिस्तान विजन 2025 एम्स टू इंक्रीज प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट एंड लिटरेसी रेट सिग्निफिकेंटली, टारगेट 100% एनरोलमेंट एंड 90% लिटरेसी रेट बाई 2025। और
दिस इज़ बाय द वे एक बहुत बड़ा मजाक है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने करना नहीं है। करेंगे तो एजुकेटेड यूथ आएगा तो वो वोट करेगा तो आप वोट रिग नहीं कर सकते, वोट रिग नहीं होंगे तो आपकी मर्ज़ी का प्राइम मिनिस्टर कैसे इंस्टेल होगा, प्राइम मिनिस्टर आपकी मर्ज़ी का नहीं होगा तो वो तो बात करेगा, फिर आप उसको उठा के जेल में कैसे डालोगे। यू नो द ड्रिल, आपको सब कुछ पता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम सीक्स टू प्रोवाइड इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल स्टूडेंट। तो SNC खान साहब के दौर में जो आने वाली एक अच्छी बात थी वो उसका जिक्र यहाँ पे आप कर सकते हो। वर्चुअल एंड डिस्टेंट लर्निंग है, ठीक है जी। कोविड के बाद वर्चुअल लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स आए, ठीक है जी। डिस्टेंस एजुकेशन की तरफ ट्रेंड बढ़ा, और जिसकी एग्जांपल हम इसमें भी यहाँ पे भी देख सकते हैं कि टॉप 10 हमारे क्या हैं जी, सेक्टर्स पाकिस्तान के, ठीक है जी, सिटीज़, नॉट द सेक्टर्स, पाकिस्तान की टॉप 10 सिटीज़। रावलपिंडी पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ एरिया है। पिंडी जुलसा जी, जुलसा जी, जुलसा। और कराची सेंट्रल, इस्लामाबाद, कुरंगी, जेलम, गुजरात, सियालकोट, लाहौर एंड एबटाबाद, ये टॉप 10 एरियाज़ हैं एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, लिटरेसी के कॉन्टेक्स्ट में। और बॉटम पे शायद मैं ये नाम भी ना पढ़ पाऊँ, क्या क्या लिखे हुए हैं, कोहलू और नासिराबाद, झलमक्सी। एंड इफ़ यू आर वन ऑफ रेजिडेंट ऑफ दीज और दीज तो प्लीज़ डू कमेंट ताकि पता हो कि कौन किस एरिया से है। और पाकिस्तान की लिटरेसी का जो टोटल रेट इस टाइम पे 2021 के आई गेस अकॉर्डिंग है ये, या लिटरेसी रेट अमंग 2017 का ये स्टैटिस्टिक है, 58.91%। पंजाब की 64, सिंध की 54, खैबर पख्तूनख्वा 51, बलूचिस्तान 43, इस्लामाबाद 40, इस्लामाबाद कितना 81 है आई गेस, हाँ 81। दिस इज़ ब्यूटीफुल जी। ओके अच्छा, और यहाँ पे क्या है ये आप देख रहे हो कि ये जो रीजन है ये ज़्यादा एजुकेटेड, और ये जहाँ पे लेस देन ये है तो ये के इसके आपके बलूचिस्तान के एरिया में पड़ता है, ठीक है जी। ये आपका सिंध आ गया, और यहाँ पे पंजाब में आपको माशाल्लाह से कोई ऐसा वो नज़र नहीं आ रहा। सो दिस इज़ वो आपकी प्रोविंशियल डिस्पैरिटी कि एक प्रोविंस का क्या हाल है और उसके साथ ही जुड़े हुए दूसरे प्रोविंस का क्या हाल है। तो ये एक ग्राफिक बहुत डिटेल में क्या कर रहा है आपको, सोर्स क्या है 2017 पाकिस्तान पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस, ठीक है जी। ये आपको क्या कर रहा है, बड़ी डिटेल में पाकिस्तान के एजुकेशन डिलेमा के ऊपर डिटेल प्रोवाइड कर रहा है। और आपका इंटरनेशनल स्टूडेंट की मोबिलिटी अब पाकिस्तान में देखी जा रही है कि नॉन ट्रेडिशनल स्टडीज़ डेस्टिनेशन फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, कितने आपके दोस्त होंगे, मेरे तो शायद लाइक दर्जनों में हैं जो इधर से निकल के वहाँ पे चले जा चुके हैं, ठीक है जी। तो ये पाकिस्तान का पिछले कुछ सालों में हमने ये ट्रेंड देखा है। द गवर्नमेंट इज़ इनकरेज to enhance opportunities through transitional education, allowing local students to earn international degree without leaving Pakistan। तो फॉरेन यूनिवर्सिटी से रिकगनाइज, फॉरेन इंस्टीट्यूट से रिकगनाइज प्लेटफॉर्म्स, स्कूल्स, कॉलेजेस पाकिस्तान में भी आपको देखने को मिल रहे हैं। और साथ साथ अच्छे एजुकेशन जो स्कूल्स हैं वो भी पाकिस्तान में देखने को आपको मिल रहे हैं, जो कि स्टेम एजुकेशन, एस से साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से शायद इंजीनियरिंग, एम से मैथ्स, कुछ इस तरह है। तो ये क्या है, स्टेम एजुकेशन पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। और इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के ऊपर अभी काम हो रहा है। ये अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं कि इतना नेगेटिव भी नहीं होना कि पाकिस्तान से आपका दिल ही भर जाए। तो कुछ स्टैटिस्टिक्स ऐसे हैं जो आपने ये देख लिए। अब मसाइल बहुत हैं, प्रॉब्लम बहुत हैं, कुछ सोल्यूशन की भी बात की जाए, क्या वो सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, अब हम उसके ऊपर आते हैं। सो हाउ कैन पाकिस्तान सॉल्व इट्स एजुकेशनल क्राइसिस, पाकिस्तान अपने इस एजुकेशन डिलेमा से कैसे निकल सकता है। द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमें देखनी पड़ेगी वो कोई सिंगल अप्रोच नहीं है, मल्टी फैसेटेड अप्रोच है जो ज़रूरी है पाकिस्तान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। वो स्ट्रैटेजीज़ बहुत ज़रूरी है। तो इंक्रीज़ किया जाए फंडिंग फॉर एजुकेशन को, एजुकेशन बजट में एटलीस्ट 4 to 6% ऑफ GDP, जो कि यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक काउंसिल जो है वो जो रेकमेंड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर को, रिसोर्स को बेहतर करने के लिए, ये एजुकेशन का जो बजट है वो एलोकेट किया जाना चाहिए। ट्रांसपेरेंट रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो, और जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KP, कश्मीर, जिसमें भी हो रही है, फेयर हो, इंश्योर हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, फंड्स जो है प्रोविंसेस के दरमियान, रीजनल डिस्पैरिटी को ख़त्म करें, और एजुकेशनल एक्सेस जो है वो बढ़े। ये नहीं है कि पंजाब ग्रो करेगा तो पाकिस्तान ग्रो करेगा, नो, पाकिस्तान ग्रो करेगा तो पाकिस्तान ग्रो करेगा। सिंपल है, फंडा बिल्कुल सिंपल है, पाकिस्तान ग्रो करेगा तो ही पाकिस्तान ग्रो करेगा। सिंध, पंजाब, KP, बलूचिस्तान, ये हिस्से हैं, सबको फेयर एलोकेशन मिलनी चाहिए। करिकुलम के रिफॉर्म्स लाने चाहिए, पहले तो बजट को सीधा करो, पैसे सही करो, सही हो गया जी। उसके बाद रिफॉर्म्स लेके आओ, किसमें, करिकुलम में मॉडर्नाइज करो करिकुलम को। ऊपर हमने देखा क्रिटिकल थिंकिंग,
स्टेम एजुकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज़ें होनी चाहिए, और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिससे गर्मियों में आप घर पे बैठ के एक सेमेस्टर के बाद जो आपको 3-4 महीनों की छुट्टियां दे दी जाती हैं, तो वो आप घर पे बैठ के ना ज़ाया करो, बल्कि वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाओ। आपके ऊपर वो फ़र्ज़ हो कि भाई इसने 2 ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेने हैं जिसमें आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिप्लोमास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग इसके ऊपर फ़र्ज़ है, और गवर्नमेंट उसके पैसे दे। तो इमेजिन करें ना आपका कल का क्या स्टैंडर्ड होगा। तो सबसे पहले बजट को सीधा करो, सही हो गया, उसके बाद करिकुलम के रिफॉर्म्स लेके आओ, ताकि जो बच्चे हैं वो घर पे बैठ के टाइम ज़ाया ना करें। इन्हेंस करो टीचर की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, जो टीचर सही नहीं पढ़ा रहा उठा के फेंको उसको बाहर, और जो सही पढ़ाने वाले हैं उनको पकड़ पकड़ के दूर से पकड़ के लेके आओ, यार तुम इधर आओ, तुम ये काम कर सकते हो। और अकाउंटेबिलिटी के मैयर्स जो हैं बड़े स्ट्रांग हों। अटेंडेंस अच्छी होगी तो ठीक है, नहीं है तो भाई ये रेजिग्नेशन लेटर लीजिए अपना, आपको ये हम रेस्ट्रिकेट कर रहे हैं, रेस्ट्रिकेशन लेटर है आपका, यहाँ से जाइए। ये जब तक पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे नहीं होगा तब तक एजुकेशन बेहतर नहीं होगी। पब्लिक प्राइवेट आपकी जो पार्टनरशिप्स हैं उनको भी ज़्यादा होना चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट फ़ंड करे ऑपरेशंस को, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या करें, प्रोवाइड करें क्वालिटी एजुकेशन। प्राइवेट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को लिटरेसी रेट्स बढ़ता हुआ देखना चाहिए, दिखना उनकी ज़रूरत है। तो जब ये दोनों मिलेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होंगी, तब चीज़ें क्या होंगी, बेहतर होंगी और बहुत बेहतर होंगी। कम्युनिटी की इंगेजमेंट होनी चाहिए, लोकल कम्युनिटी को एजुकेशनल पॉलिसी की डेवलपमेंट करने में इन्वॉल्व कर देना चाहिए। इंडिया की एग्ज़ाम्पल है, और उसका नाम था जी कोई बड़े मज़े की एक स्कीम थी, अब मेरा उस जहन से नाम निकल रहा, बहुत पहले मैंने 3 साल पहले वो उसका पढ़ा था। वो ये थी कि जो बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पा रही, वो पूरा एक स्टार्टअप था, वो लोगों के गली मोहल्लों में आया, उसने जाके हर एक घर से उसकी कहानी पूछी, जो भी उन्होंने एक सोल्यूशन बताया कि यार ये मसला है जिसकी वजह से हम बेटियों को नहीं भेज सकते। तो उन्होंने बच्चियों को टैबलेट प्रोवाइड किए, और उस टैबलेट के इंटरनेट का एक्सेस फ्री दिया, और वो बच्चियाँ अब अपने अपने घर पे बैठ के एजुकेशन हासिल कर रही थी। और जब परफॉर्मेंस देखी गई, उनका कंपैरिजन किया गया विद द अदर स्कूल्स, तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया उन्होंने, जिसको देख के वो पूरे रीजन के अंदर एक वो अमन की आशा या कुछ इस तरह का नाम उसका था, कुछ इस तरह की वो वर्डिंग थी उसकी। तो वो एक लेयर फैली, जिसकी वजह से वहाँ से वो जो जेंडर डिस्पैरिटी देखने को मिल रही थी एजुकेशन में, वो ख़त्म हो गई। और पाकिस्तान में वो वाली चीज़ होनी चाहिए, और वो तब होगी जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के अंडर कम्युनिटी इंगेजमेंट को हम बढ़ाएंगे। सो लेट्स रिकॉल करते हैं कि बजट को एलोकेट किया जाए सही से, रिस्ट्रिक्ट मैयर्स किए जाएँ, टीचर की ट्रेनिंग हो, अकाउंटेबिलिटी के मैयर्स हों, और उसके साथ साथ जो पैसा है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में हो। ये ना हो कि सिर्फ सरकारी ही खाता हो और सरकारी खाते खाते ख़त्म हो जाए, बल्कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी होनी चाहिए। और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो कि कल को क्रिमिनल, रेपिस्ट, कल को दुनिया का हर नेगेटिव ट्रेट उठाएंगे वो बच्चे, वो बनेंगे, तो उनको एड्रेस करना चाहिए। 26 नहीं 27 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं, तो एजुकेशनल एमरजेंसी इनिशिएटिव होने चाहिए कि भाई ये कल के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा डिलेमा है। कल को ये वोट इनके बिकेंगे, 100 रुपये की बिरयानी की प्लेट के ऊपर कौन वोट बेचता है, वो ये बच्चे जो आज स्कूल में नहीं है वो बेचेंगे, और कल को आपके बच्चों का जो फ्यूचर है वो दाव पे लगा हुआ है, जैसे आज आपका लगा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करनी चाहिए, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, और यूटिलाइज़ किया जाए टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स इंटीग्रेट किया जाए, डिजिटल टूल्स को, एआई को, चैट जीपीटी को, इस तरह के जो टूल्स हैं बच्चों को सिखाए जाएँ, पॉजिटिव उनका यूज़ सिखाया जाए, तब एजुकेशन बेहतर होगा। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, पाकिस्तान अफेयर्स का टॉपिक 2, जिसमें पाकिस्तान की एजुकेशन, पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तान की सर्विस सेक्टर, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर, पाकिस्तान का सारा चट्टा खट्टा आपने खोल के देख लिया। हियर इट कम्स टू एन एंड, लेकिन ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं एंड होगा, अभी बहुत कुछ रहता है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। कंक्लूजन है कि पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ इमेंस जियोपॉलिटिकल जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइब्रेंट कल्चर हेरिटेज। ठीक है जी। Its strategic location at the crossroad of South Asia, Central Asia and Middle East has played a crucial role in shaping geopolitical significance. इसकी geography की वजह से इसकी significance है। The country varied landscapes, ठीक है जी, ranging from towering mountains to fertile plains and arid deserts, influence its climate, agriculture and way of life. और despite being rich in mineral, water resources, energy reserves, Pakistan faces significant challenges such as resource की management, mismanagement, environmental degradation और water scarcity। ठीक है जी। Its society is a blend of ethnic and linguistic diversity with deep-rooted traditional and growing urban population. However, issues like rapid population की growth, urban congestion, and socio-economic inequality continue to pose obstacle to national development. तो ये एक पैराग्राफ जो है पूरे के पूरे टॉपिक की कंक्लूजन आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है जी। और बाद में यहाँ पे वो हम एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल जीडीपी का जिक्र किया हुआ है, और आपने ये सब का सब देख लिया। सो इस टॉपिक को ख़त्म करते वक्त आपने आया ये देखा कि वो कौन से की कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने इस टॉपिक में पढ़े। तो की कॉन्सेप्ट्स इन अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस पाकिस्तान की सबसे पहली चीज़ थी जो आपने देखा कि पाकिस्तान को कोई इस टाइम पे बेनिफिट नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बेनिफिट है ज्योग्राफी का कि भाई साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, ये सारे जो ग्रोथ वाले रीजन है, एक तरफ एनर्जी रिच हब है, दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान जो इस टाइम पे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, वो क्या है पाकिस्तान की विसिनिटी में पाए जाते हैं। जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, कहीं पे सिर्फ पहाड़ ही नहीं है, साथ में आपके इंडस वैली है, डेजर्ट्स हैं, आपके रिवर्स हैं जो पाकिस्तान को जियोग्राफिकली बेनिफिट दे रहे हैं। इथनिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी है, पॉजिटिव यूज़ करो तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती है, और नेगेटिव इसकी यूटिलाइजेशन की तो पाकिस्तान में दंगे फसाद ही कभी ख़त्म नहीं होंगे। नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर और इरीगेशन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एजुकेशन सिस्टम और अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। सो दीज आर द की कॉन्सेप्ट्स जो आपको अंडरस्टैंड करने चाहिए इस टॉपिक को जब आप कंक्लूड कर रहे होंगे कि आज आपने ये सीखा, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देखी, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी देखी, इथनिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने इस लेक्चर में सीखे। ये आपका एक की कॉन्सेप्ट का चार्ट है जो आपको, ये जो नोट्स है मेरी इंशाल्लाह बुक के फॉर्मेट में जब आपको मिलेंगे, एंड पे हम डिटेल में बात करेंगे उसके ऊपर। तो ये क्या है वो है, और ना सिर्फ ये बल्कि फैक्ट बॉक्स, कल को वो जो एग्जाम में आप फैक्ट दे रहे होगे एसए में, पाकिस्तान करंट अफेयर्स में, वो भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। वाटर स्कैर्सिटी के ऊपर क्या हमारे पास फैक्ट है जी, पाकिस्तान वाटर अवेलेबिलिटी हैज़ फैलन बिलो 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन, क्लासिफाइंग इट एज वाटर स्केर्स। पानी की स्कैरसिटी यानी सबसे ज़्यादा जो लोएस्ट रैंक है उस पर पाकिस्तान को ड्रॉप किया जा रहा है, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बात आपके सामने रखी जा रही है। एग्रीकल्चर वाटर का यूज़, ओवर 90% ऑफ पाकिस्तान फ्रेश वाटर इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर, फॉर एक्सीडिंग द ग्लोबल एवरेज। 90% जो पीने का पानी है वो आपके खेत पी जाते हैं, तो इसीलिए लाहौर में, पेशावर में, इस्लामाबाद में आप और मैं बोतलों में पानी पी रहे हैं। 120-130 रुपए की पानी की बोतल ला के दी जा रही है, क्योंकि 90% जो है अकॉर्डिंग टू लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस वो यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। एक्वाफर रिचार्ज, ठीक है जी, एक्वाफर रिचार्ज सिस्टम इन लाहौर आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू बूस्ट ग्राउंड लेवल वाटर लेवल्स, ठीक है जी, वाटर शॉर्टेज और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन। एक्वाफायर रिचार्ज यानी आपके पानी के जो लेवल्स हैं उनको ऊपर करना। आई डोंट नो द टेक्निक, क्या टेक्निक होती है, लेकिन ये 3 स्टैटिस्टिक्स आपके सामने हैं। नाउ वी टॉकिंग अबाउट रेफरेंस बॉक्स कि हमारे पास रेफरेंसेस क्या क्या पड़े हैं, वे वही वाटर स्कैर्सिटी, ठीक है जी, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का भी आप जिक्र कर सकते हो, जहाँ पे अब इस साल जो है 930 क्यूबिक मीटर पर ईयर पे पर पर्सन पे आ चुका है। एग्रीकल्चर ये 90 वाला, सिग्निफिकेंटली एक्सीडिंग द ग्लोबल 70, और वाइल 92% पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू वाटर सिस्टम, ओनली 36% ऑफ वाटर इज कंसिडर्ड सेफ फॉर कंजम्पशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के उठाए हुए रेफरेंसेस आपके सामने यहाँ पे पड़े हुए हैं कि सिर्फ 30% जो पानी है वो कंजम्पशन के काबिल समझा जाता है, बाकी जो 92% -36% जो बचता है वो नहीं है पीने के काबिल। और ये कुछ कोटेशंस आपके सामने रखी जा रही हैं ताकि कल को पेपर आपका जब हो, एक दो कोटेशन आप लिख के आओ कि पाकिस्तान इज़ अ कॉम्प्लेक्स लैंड, far more complex than its portrayal in the media would suggest, and Rohtas is the perfect example of its convoluted tangled past, ठीक है जी, और सीकिंग द सोल ऑफ पाकिस्तान, मैथ्यू जो भी वोगहैन हैं, इनकी कोटेशन हमने उठाई। उसके साथ साथ फ्रीडम इज़ फॉर द एजुकेटेड पीपल हु फॉट फॉर इट, वी आर स्लेव्स ऑफ द इंग्लिश, नाउ वी विल बी स्लेव ऑफ द एजुकेटेड इंडियन और द पाकिस्तानीज, ठीक है जी, ये पुरानी कोई बुक है उसका कोटेशन पड़ा हुआ है यहाँ पे। द थिंग अबाउट लिविंग होम इज़ यू नेवर गेट ओवर इट, यू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर इन योर न्यू लाइफ अंटिल यू गो बैक। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून का एक कोटेशन उठाया हुआ है, अपने कोई एसे स्टार्ट करने के लिए, अपनी कोई एजुकेशन की ऊपर कोई बात करने के लिए आप इन कोटेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आके क्या आते हैं आपके वो रिवीजन काउंटर्स कि इस टॉपिक को फॉर एग्जांपल आपने कितनी दफ़ा रिवाइज़ किया। एक दफ़ा किया तो यहाँ पे आप टिक करोगे, 2 दफ़ा कर दिया, 3 दफ़ा, तो कम से कम 8-10 रिवीजन्स पर टॉपिक आपकी होनी चाहिए, तब जाके आपके टॉपिक कंप्लीट होते हैं। जो कीवर्ड्स आपने सीखे होंगे आप यहाँ पे वो कीवर्ड्स लिखोगे, पूरा सेक्शन यूटिलाइज़ कर सकते हो। और
सबसे बढ़ के कि आप इस डाटा को यूज़ कहाँ पे करोगे। तो जी ये जो आपके सामने ये पीडीएफ रखा जा रहा है, ये मेरे वो नोट्स जो मैंने बनाना शुरू किए थे, अब इसको मैं बुक के फॉर्मेट में कंपाइल करने लगा हूँ। और ये क्या है, ये आपका वो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है जो मैंने लिया, जिसमें मुझे ये लगता है रेवोल्यूशनरी क्यों, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि यही लेक्चर जब आपको डिलीवर होगा, उसके साथ वही लेक्चर इसी फॉर्मेट में, यही फॉर्मेट में आपको बुक के फॉर्मेट में मिलेगा। तो इमेजिन करें, आपको तो पाकिस्तान अफेयर्स एट योर फिंगर टिप्स, मैंने इसका नाम ही यही रखा हुआ है बुक का, पाकिस्तान अफेयर्स एट योर फिंगर टिप्स। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स आसान तरीन हो गया। लेक्चर मिल रहा है, उसमें चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, बुक मिल रही है, ऑलरेडी बने हुए नोट्स मिल रहे हैं। अब आपने करना क्या है, इस सब्जेक्ट की यूटिलाइजेशन, कौन से सब्जेक्ट में ये डाटा यूज़ होगा, कहाँ पे यूज़ होगा, रिटन प्रैक्टिसेस करना शुरू कर देनी चाहिए आपको। आपका तो काम बेहतरीन तरीके से आसान हो गया है। सो ये पिछले 2-3 महीनों से लगी हुई जो एफर्ट है, ये उसकी एक झलक है आपके सामने, ठीक है जी। और ये कंप्लीट लेक्चर जिसमें आपने की कॉन्सेप्ट्स, डिवीजन, व्हाट, वाई एंड हाउ की अप्रोच, सब कुछ सीखा, ये आपके इस टॉपिक को कंक्लूड करता है। द टॉपिक वाज सेकंड, और लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, जियोग्राफी पढ़ी, सोसाइटी, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेंड्स और प्रॉब्लम्स। आपने कंप्लीट टॉपिक हर डायमेंशन से कवर कर दिया। अब इस टॉपिक को कहीं और करने की ज़रूरत नहीं है। कोई अच्छा आर्टिकल पढ़ लिया, कोई अच्छी रिसर्च पेपर आ गया, कोई अच्छी वीडियो थी देख के, इसमें कुछ डाटा ऐड ऑन करना पड़ा तो आपने कर दिया, वरना उसके अलावा इस टॉपिक को कहीं से भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये 23 पेजेस का टॉपिक आपको ना सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स बल्कि करंट अफेयर, जेंडर स्टडी, क्रिमिनोलॉजी, इवन पॉलिटिकल साइंस, इवन योर एसए में काम आएगा। तो यूटिलाइजेशन सीखिए, नॉलेज देना, नॉलेज प्रोवाइड करना, और आसान तरीके से, आसान तरीन तरीके से प्रोवाइड करना, वो मेरा काम है। आपको कहा था लेक्चर के स्टार्ट में, यू आर गोइंग टू लव द सेशन, और इवैल्यूएशन इज़ योर्स। इवैल्यूएट कीजिए, अपनी जजमेंट कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कीजिए, और डेफिनेटली फिर उसकी बेसिस के ऊपर फिर इस लेक्चर सीरीज़ को मुझे डेफिनेटली इट शुड बी पेड एक्चुअली, कि इसको होना चाहिए। द एफर्ट दैट हैज़ बीन इधर यहाँ पे ऐड हो गई है, दैट हैज़ बीन एडिड हेयर, ठीक है जी। द एफर्ट दैट आई एम करंटली डूइंग, लेक्चर इस तरह ये रिकॉर्ड करना और ये इतना कॉन्स्टेंट बोलना, इतना वो विजुअली चीज़ों को अपीलिंग बनाना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद फिर इसमें और नई नई चीज़ें ऐड हो रही होंगी, कुछ लाइव सेशंस टाइप चीज़ें भी हो रही होंगी। सो योर कमेंट्स आर प्रीशियस, उनका इस्तेमाल कीजिए ताकि मुझे पता चले। एंड थैंक यू सो वेरी मच यहाँ तक बनने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इन तरीक़ों को यूज़ करके वो जो सवाल हुए थे, क्या पाकिस्तान एशिया का टाइगर बन सकता है, तो उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।